एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहां पर एक डिटेक्टिव जिसका नाम वुजिन है वो अपने कुछ साथी ऑफिसर्स के साथ में है। सामने की तरफ दो क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आए हैं। इनसे बात करने में पता पड़ता है कि कुछ शेडो मॉन्स्टर्स ने इनको बहुत बुरी तरह डराया है और इसी डर के कारण ये यहाँ पर सरेंडर करने आए हैं। उन मॉन्स्टर्स ने इन्हें धमकी भी दी है कि 24 घंटे के अंदर अगर ये सरेंडर नहीं करेंगे तो वो मॉन्स्टर्स वापस से आकर इन्हें मार देंगे। वो जिन और उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको इस कहानी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो डिसाइड करते हैं कि इन क्रिमिनल में से एक को ये अरेस्ट नहीं करेंगे, खुला छोड़ देंगे और उसके ऊपर नजर बना के रखेंगे। इस तरह से ये उस इंसान को पकड़ पाएंगे जो कि इन सभी को इस तरह से डरा रहा है। उस पुलिस स्टेशन के कुछ हाई ऑफिसर्स इस प्लान को बनाने के बाद में वुजिन से इस बारे में बात करते हैं। वुजिन इसके लिए साफ ना कर देता है और कहता है क्रिमिनल्स की जान को खतरे में डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितने मुश्किल से ये सरेंडर करने के लिए आए हैं, अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो हो सकता है ये भाग जाएं। ऑफिसर्स वुजिन की बात को जगह के टाल देते हैं कि वो पूरे समय इन क्रिमिनल्स के ऊपर नजर बना के रखेंगे और ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे, एक बंद जगह पे रखेंगे। अगर सच में कोई शेडो मॉन्स्टर होगा तो वो ऐसे भी अंदर आ ही जाएगा। और ये तो पूरी तरह से पक्की बात है, ये दोनों क्रिमिनल्स जो कह रहे हैं वो पूरी तरह झूठ है। इनकी कोई अलग सी चाल है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इसे समझने के लिए ये तो करना ही होगा। वुजिन अभी भी तैयार नहीं होता। वो कहता है लेकिन हम क्रिमिनल्स की जान को ऐसा खतरे में नहीं डाल सकते, अगर कोई सच में इन्हें मारने के लिए आ गया तो। ऑफिसर कहता है तो हम किस लिए हैं, हम पूरे समय उन पर नजर रखने वाले हैं। अगर कोई भी इन्हें मारने के लिए आएगा तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ में चल सकते हो। ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो रुक जाओ। अब ये सुनने के बाद में वुजिन को भी थोड़ी चिढ़ आती है। वुजिन मान जाता है। वुजिन और वो सारे ऑफिसर्स उस एक क्रिमिनल को लेकर एक गोदाम के अंदर आते हैं जो कि बंद है। 24 घंटे पूरे निकल इंतजार करने लगते हैं। इस टाइम पर ये क्रिमिनल बहुत बुरी डरा होता है। ये दोनों ऑफिसर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि जेल में डाल दो लेकिन यहाँ पे मत छोड़ो, लेकिन ऑफिसर्स नहीं मानते। 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं देता। ये देखकर एक ऑफिसर कहता है क्या देखो कुछ भी नहीं हुआ है। इसी टाइम पर वहाँ पे कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर कोई एनर्जी फील होती है। अचानक से एक शेडो का जोर से अटैक होता है जो सीधे उन दोनों ऑफिसर्स के ऊपर होता है। ये अटैक पड़ते ही दोनों ऑफिसर उछल के एक दीवार पर रहते हैं और बेहोश जाते हैं। अब केवल वुजिन और वो क्रिमिनल ही है जो कि पूरी तरह से होश में है। इन दोनों को दिखाई देता है जमीन के अंदर से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे हैं। ये शेडो मॉन्स्टर्स है जिन्हें देखकर उस क्रिमिनल और वुजिन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वुजिन बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। शेडो मॉन्स्टर्स काफी तेजी से उस क्रिमिनल के पास में आते हैं और उसको मार देते हैं। वुजिन बस खड़ा खड़ा ये सब कुछ देखता रहता है। वो शेडो मॉन्स्टर्स उस क्रिमिनल को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, उसकी बॉडी का पूरी तरह जूस बना देते हैं और फिर जिस तरह से वो इस जगह पर आए थे उसी तरह से चले भी जाते हैं। उन सभी के वहां जाने के बाद में वो जो सोचने लगता है ये मैंने क्या देख लिया, अब मैं किस तरह से बाकियों को इसके पर विश्वास दिलाऊंगा कि मैंने क्या देखा है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम वापस से उस पुलिस स्टेशन से देखते हैं जहां पर इन तीनों से भी एक हायर ऑफिसर है जो कि इन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। वो इन तीनों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक क्रिमिनल जो कि सरेंडर करने के लिए आया था उसे इस तरह से लेके जाने की। यही कहते हुए वो हायर ऑफिसर उन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उन तीनों से पूछ रहा होता है वहां पर हुआ क्या। लेकिन किसी के पास भी कोई भी जवाब नहीं होता क्योंकि ये दो ऑफिसर तो कुछ भी देखने से पहले बेहोश हो चुके थे। केवल वुजिन अकेला ही था जिसने सब कुछ देखा था, लेकिन उसे भी शक था कि कोई भी उसकी बात को मानेगा नहीं, इसलिए वुजिन उन्हें कुछ बताता नहीं है। कमिश्नर वुजिन से पूछता है तुमने ही तो एम्बुलेंस को बुलाया था, यानी कि वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब तो तुमने देखा होगा। वुजिन इस बात को टालते हुए कहता है मैं पूरी तरह शॉक हो गया था, वहां पर जो कुछ भी देखा वो सब मुझे इसे याद ही नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता है वहां पर क्या हुआ था और जब तक मुझे समझ में आया उस क्रिमिनल की डेथ हो चुकी थी। ये सुनकर वो हाई ऑफिसर कहता है ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, इसके बारे में ऊपर तक जवाब देना होगा। अभी के लिए इस केस को यहीं पे बंद कर दो, इसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। ये कहकर वो हायर ऑफिसर वहां चला जाता है, लेकिन वुजिन नहीं मानता। पहले तो वुजिन खुद ही इस केस को लेने के लिए इस मिशन को शुरू करने से मना कर रहा था। अब वो खुद ही आगे बढ़कर इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है जिसमें उसे पता चलता है ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सारे सरेंडर्स जो भी क्रिमिनल अपने सरेंडर कर रहे हैं, ये सब के सब फरवरी के एंड से और मार्च की स्टार्टिंग से शुरू हुए हैं। वुजिन इस बारे में अपने एक साथी ऑफिसर से बात करता है जिससे उसे पता चलता है फरवरी का एंड एंड मार्च का स्टार्ट ये वो टाइम है जब स्टूडेंट्स अपने स्कूल को ज्वाइन करते हैं। वैसे इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं थी, लेकिन क्योंकि वुजिन एक डिटेक्टिव है इसलिए उसे इस इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद में काफी कुछ समझ में आने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें सुबह के टाइम एक स्कूल का सीन दिखाते हैं। स्कूल के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं।
इन्हीं स्टूडेंट में से एक है संजिन वू, सीरीज का मेन कैरेक्टर। संजिन वू ने इसी साल इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है। संजिन वू के बारे में इस स्कूल का प्रिंसिपल और पीटीआई आपस में कुछ बातें चल रहे हैं। ये दोनों बात करते हुए डिसाइड कर रहे हैं कि किस किस को हिट लिस्ट के अंदर शामिल करना है। इस तरह से ये दोनों स्कूल के कुछ बदमाश बच्चों को अलग कर लेना चाहते हैं। इसी लिस्ट के अंदर संजिन वू का भी नाम है, क्योंकि संजिन वू 2 साल तक गायब था और अब 2 साल बाद में उसने वापस से अपने स्कूल को ज्वाइन किया है। स्कूल का प्रिंसिपल पीटीआई से इस लड़के संजिन वू से बात करने के लिए कहते हैं। पीटीआई फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सभी लोग मुझे कोबरा ऐसे ही नहीं कहते। मैं एक बार इस लड़के से बात करूंगा और उसको सीधा कर दूंगा। यही कहते हुए वो पीटीआई, जिसका ओरिजिनल नेम मिस्टर पार्क है, ये उस ऑफिस से बाहर निकल जाता है। इसके बाद में हमें असेंबली का सीन दिखाते हैं, जहां पर संजिन वू भी खड़ा होता है। इसी टाइम पर पीटीआई पार्क इस जगह पहुंच जाता है। उसकी नजर सीधे संजिन वू की तरफ पड़ती है। वो संजिन वू की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है, आज इसका स्कूल के अंदर पहला दिन है, आज के दिन मैं इसे बुरी तरह से लतेड़ दूंगा। एक बार जब ये मुझसे डर जाएगा, तब उसके बाद में कोई भी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये कहते हुए वो पीटीआई संजिन वू के पास में आकर उसे कहता है, ए लड़के, तुम यहाँ देखो, तुम्हें पता नहीं है स्कूल यूनिफॉर्म में ग्लव्स अलाउ नहीं है, तुमने ग्लव्स पहन रखे हैं। ये सुनकर संजिन वू उस पीटीआई की तरफ देखता है और अब पीटीआई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पीटीआई को संजिन वू के पीछे एक शेडो मोस्टर दिखाई देता है, जो कि किसी और को दिखाई नहीं दे रहा। उसे देखकर पीटीआई बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बस किसी तरह से अपनी चीख को रोक देता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है और किसी दूसरे स्टूडेंट को भी चिल्लाने लगता है और सोचता है, ये अभी मैंने क्या देखा, क्या सच में वहां पर एक मॉन्स्टर था। यहाँ से सीन दोबारा शिफ्ट होता है। हम संजिन वू को उसी क्लास के अंदर दिखते हैं। सभी स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं। संजिन वू अपने अलग अपने टेबल पे बैठा हुआ है। तभी उसके पास में एक लड़का आता है जिसका नाम योन गिल है। इन दोनों के बीच में बात चल रही होती है। तभी वहां पर क्लास के कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और संजिन वू को परेशान करने के लिए उसके ग्लव के बारे में बात करने लगते हैं और जबरदस्ती उसे ग्लव उतारने के लिए कहते हैं। संजिन वू उसके लिए मना करता है। संजिन वू के पास में जितने मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत गुस्सा करने लगते हैं। संजिन वू अपने मॉन्स्टर को शांत करता है और जब वो स्टूडेंट्स ज्यादा जिद करते हैं, तब संजिन वू अपना ग्लव उतार देता है। संजिन वू के हाथ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसके हाथ के ऊपर काफी ज्यादा घाव लगे होते हैं, जो कि संजिन वू की फाइनल फाइट के अंदर हुए होते हैं। काफी सारे घाव थे जो कि कम हो गए, लेकिन हाथ के घाव वैसे की वैसे ही रह गए। हाथ के इन घावों को देखकर इन स्टूडेंट्स को भी काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। वो संजिन वू से वापस से उसे ग्लव पहनने के लिए कहते हैं और ग्लव उतारने के लिए मान जाने के लिए संजिन वू के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वहां से जाने लगते हैं। इसी टाइम पर संजिन वू की एक एंड शेडो मॉन्स्टर उन लड़कों की शेडो के अंदर घुस जाती है और उन्हें परेशान करने के लिए उनमें से एक को जमीन पर गिरा देती है, जिसके साथ ही सभी सब जमीन पर गिर जाते हैं। उस क्लास के आसपास में जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो सबके सभी सब देख लेते हैं और उनके ऊपर जोर से हंसने लगते हैं। शेडो मॉन्स्टर वापस से संजिन वू के पास में जाता है। इसके बाद में अगले सीन में संजिन वू और योन गिल एक कॉरिडोर के अंदर घूमने लगते हैं। योन गिल संजिन वू को कोई क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। संजिन वू ने पहले ही एक क्लब को ज्वाइन करने के बारे में सोच रखा होता है, जो कि है ट्रैक फील्ड क्लब। इसके बाद में संजिन वू इस क्लब की ज्वाइनिंग के लिए जाने लगता है। योन गिल भी संजिन वू के साथ होता है। ये दोनों क्लब कैप्टन टिया वुंग से बात करने लगते हैं। टिया वुंग कहता है, क्या तुम दोनों इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो? संजिन वू कहता है, नहीं, मैं अकेला ज्वाइन करूंगा। इसी टाइम पर उस क्लब के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और संजिन वू से कहने लगते हैं, वैसे अभी के टाइम पर हमें किसी भी नए मेंबर की जरूरत नहीं है। तभी क्लब कैप्टन संजिन वू से पूछता है, क्या तुम एक एथलीट हो? संजिन वू कहता है, नहीं। कैप्टन कहता है, क्या तुम्हारे पास में ट्रैक फील्ड का, रनिंग का किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है? संजिन वू इसके लिए पूरी तरह से मना कर देता है। ये सुनकर बाकी क्लब मेंबर्स संजिन वू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। वो उसे कहने लगते हैं, तुम क्या सोच के यहाँ पर आ गए हो? तुम्हारे पास में ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही तुम एक एथलीट हो, तुम्हें इस क्लब में ऐड नहीं किया जाएगा। इसी टाइम पर हमें पता पड़ता है संजिन वू के लिए इस क्लब को ऐड करना बहुत जरूरी है। वो ये सब एक लड़की के लिए कर रहा है, जो कि हाई रैंकिंग हंटर बनने से पहले एक ट्रैक फील्ड स्टार थी। इसी टाइम पर बाकी के मेंबर्स संजिन वू को वहां से भागने लगते हैं। तभी एक दूसरा मेंबर उसे रोकता है और फिर संजिन वू से कहने लगता है, जैसा कि अभी हमने कहा, हमारे क्लब के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो, इसलिए हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। तुम्हें इस क्लब के अंदर अपनी जगह खुद से बनानी होगी। उस लड़के की तरफ देख रहे हो, वो लड़का हमारे क्लब का सबसे स्लो रनर है। अगर तुम उसे रेस के अंदर हरा देते हो तो तुम इस क्लब के अंदर एंटर कर सकते हो, और वहीं अगर इस रेस के अंदर तुम हार जाते हो तो तुम्हें 1 महीने तक हमारे कपड़े धोने का काम करना होगा, और जिसके तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। संजिन वू बिना कुछ सोचे इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद में हमें उस पीटीआई को दिखाते हैं, जिसकी हालत अब थोड़ी ठीक है।
उस पीटीआई के पास में एक दूसरी टीचर उसकी हालत पूछने के लिए आती है। पीटीआई खड़ा होकर खिड़की से बाहर झांकने लगता है। उसे दिखाई देता है संजन वू एक रेस में भाग रहा है, जिसे देखकर उस पीटीआई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पीटीआई जल्दी से ट्रैक फील्ड क्लब के एक मेंबर को वहां बुलाता है और उसे पूछता है ये सब क्या हो रहा है। ये लड़का संजन वू तुम्हारे क्लब के स्टूडेंट के साथ में रेस क्यों कर रहा है। वो क्लब मेंबर बताता है ये लड़का ट्रैक फील्ड कैंप को ज्वाइन करना चाहता है। इस क्लब को ज्वाइन करने से पहले हमारे मेंबर्स ने इसका एक टेस्ट लेने का सोचा और इसके साथ में एक रेस रखी। रेस तो ये जीत चुका है, अब हम चेक कर रहे हैं इसके अंदर कितना स्टेमिना है। अब तक ये लड़का इस पूरे ग्राउंड के 20 से ज्यादा चक्कर लगा चुका है और अभी भी नहीं थका। ये सुनकर उस पीटीआई के मन में भी संजीवू को लेकर थोड़ी रेस्पेक्ट आने लगती है। वो सोचने लगता है यानी कि मैं ही इसके बारे में गलत सोच रहा था और वो अजीब सा मॉन्स्टर वो भी मैंने गलत ही देखा था, मेरे कोई गलतफहमी हो गई होगी। कहते हुए वो पीटीआई वापस से संजन वू की तरफ देखता है और इस बार जैसे ही संजन वू को देखता है उसकी हालत वापस से खराब हो जाती है। उसको वापस से संजन वू के पीछे वो शेडो मॉन्स्टर दिखाई देने लगते हैं। इसी टाइम पर एक शेडो मॉन्स्टर उस खिड़की के एकदम पास में जाता है और हु करके उस पीटीआई को बहुत बुरी तरह डरा देता है। ये देखकर उस पीटीआई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। उस पीटीआई के साथ में जो क्लब मेंबर होता है वो पीटीआई को जगाने की कोशिश करता है। उससे पूछता है सर आपको क्या हुआ। पीटीआई की होश इस टाइम पे पूरी तरह से उड़ चुके होता है। उसके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसी दिन हम शाम का सीन देखते हैं। वो जिन अपने एक साथी ऑफिसर के साथ में एक रेस्टोरेंट के अंदर आया हुआ है। वैसे तो ये दोनों केवल मजे करने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन बात शुरू हो जाती है जिसमें वुजिन अपने साथी ऑफिसर को उस क्रिमिनल के बारे में बताता है जिसे वुजिन के सामने एक शेडो मॉन्स्टर ने मार दिया था। वो शेडो मॉन्स्टर एक एंट जैसा था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। वुजिन की ये सारी बातें गलती से पीटीआई पार्क सुन लेता है जो कि उस टाइम पर उसी रेस्टोरेंट के अंदर था। वो खड़ा होकर वुजिन से कहने लगता है आप किसी एंट मॉन्स्टर की बात कर रहे थे, क्या वो एंट मॉन्स्टर दिखने में ऐसा था जैसे किसी एंट की बॉडी किसी ह्यूमन की बॉडी के साथ मर्ज हो गई हो। इसके बाद में वुजिन और पीटीआई पार्क के बीच में जो बातें होती है वो हमें नहीं पता जाती। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अगले दिन सीन दिखाते हैं ट्रैक फील्ड क्लब के सभी मेंबर्स एक प्रैक्टिस रेस के अंदर भाग रहे हैं। इस क्लब के अंदर संजिन वू के साथ में योन गिल ने भी ज्वाइन कर लिया है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। वो हाफते हुए उस दौड़ के अंदर भाग रहा है। संजिन वू से योन गिल की यह हालत देखी नहीं जाती। वो जल्दी से अपने एक शेडो मॉन्स्टर जिसका नाम बेलियन है उसे कुछ इशारा करता है। बेलियन जल्दी से योन गिल की शेडो के अंदर चला जाता है। उसके ऐसा करते ही योन गिल की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत तेज रफ्तार में भागने लगता है। इस प्रैक्टिस रनिंग को बिल्डिंग के अंदर से पीटीआई भी दिख रहा होता है। वो वहां पर खड़ा होकर संजिन वू को देखते हुए वुजिन के साथ में जो बातें हुई थी उस बारे में सोच रहा होता है जो कि अभी भी हमें नहीं बताई जाती। संजिन वू भी ये नोटिस कर लेता है कि पीटीआई की पूरी नजर पूरे समय उसके ऊपर ही है। बेलियन संजिन वू से कहता है क्या करना चाहिए इसका, आप कहो तो मैं एक ही बार में इसकी पूरी याददाश्त भुला देता हूँ, उसके बाद में इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। संजिन वू कहता है नहीं अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभी केवल इसके ऊपर नजर बना के रखो, जब कुछ करना होगा तब देख लेंगे। इसी के साथ ही ये क्लब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। संजिन वू और बाकी के सभी मेंबर्स अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वुजिन भी यहीं पर है। डिटेक्टिव वुजिन को सब कुछ पता चल चुका है, थोड़ा बहुत पता चल चुका है जो कि उसे पीटीआई ने बताया है। पीटीआई ने वुजिन को बताया है कि एक स्टूडेंट है जिसके आसपास में इस तरह के शेडो मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। इसी बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वुजिन संजिन वू के स्कूल आया है, लेकिन उसके सामने एक दिक्कत है। वो संजिन वू से किस तरह से बात करेगा। वो सीधे जाकर संजिन वू से ये तो नहीं कह सकता कि तुमने किसी एंट मॉन्स्टर को देखा है जो कि किसी इंसान से दिखाई देता है। अगर वुजिन ने संजिन वू से इस तरह से बात की तो संजिन वू वुजिन को पागल समझ सकता है। यही सब अच्छे से सोचने के बाद में वुजिन एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके संजिन वू से बात करने के लिए जाता है। वो सीधे संजिन वू की क्लास में पहुंच जाता है, क्लास को रुकवाता है और चलती क्लास में से संजिन वू को बाहर बुला लेता है, जिससे पूरी क्लास के अंदर संजिन वू का एक अलग ही डेमो बन जाता है। सभी स्टूडेंट सोचने लगते हैं इस लड़के को एक पुलिस ऑफिसर बुलाने के लिए आया है, यानी कि ये लड़का बहुत खतरनाक है। इसके बाद में संजिन वू उस क्लास से बाहर आ जाता है। डिटेक्टिव और संजिन वू के बीच में कुछ बातें होती है। डिटेक्टिव संजिन वू को एक तस्वीर दिखाता है जो कि उस एंट मॉन्स्टर की होती है। वुजिन संजिन वू से पूछता है इस मॉन्स्टर को हमने किसी से तैयार करवाया है, क्या तुमने ऐसा कुछ कभी देखा है। संजिन वू कहता है हाँ देखा है। ये सुनकर वुजिन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कहाँ पर देखा है, जल्दी मुझे जल्दी बताओ, एक सेकंड भी मत रुकना, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहने के बाद में वुजिन थोड़ा सा शांत करता है और फिर एकदम नॉर्मली संजिन वू से पूछता है मुझे पता है मैं इतना एक्साइटेड हो गया, तुम थोड़ा सा डर गए होंगे, मैं एकदम नॉर्मली पूछता हूँ क्या तुमने इसे कहीं देखा है। संजिन वू कहता है हाँ मैंने इसे देखा है। वुजिन कहता है कहाँ पर। संजिन वू कहता है एक टीवी शो में छोटे बच्चों का एक कार्टून आता है जिसके अंदर मैंने इस कैरेक्टर को देखा था।
ये सुनकर वुजिन का मुंह उतर जाता है। इसी टाइम पर संजिन वू बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जब पिछली बार मॉन्स्टर्स के पोर्टल्स ओपन होते थे उस टाइम पर वुजिन ने संजिन वू की बहुत मदद की थी। जब संजिन वू इस टाइम पर वुजिन को देखता है तो एक बार के लिए उसके मन में आता है कि इसको सब कुछ बता देते हैं, लेकिन फिर संजिन वू खुद को रोक देता है। वुजिन वहां जाने लगता है। संजिन वू कहता है आपको बस इतनी बात करनी थी। वुजिन कहता है हाँ बस इतनी करनी थी। संजिन वू कहता है ये तस्वीर जो कि आपके पास में है ये मुझे दे दीजिए, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये सुनकर वुजिन उस तस्वीर को संजिन वू को देखकर वहां से चला जाता है। वुजिन के वहां जाने के बाद में संजिन वू से उसका एक शेडो मोस्टर पूछने लगता है आपने इसको सब कुछ बताया क्यों नहीं। संजिन वू कहता है अभी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मली कितना अच्छा चल रहा है ऐसे चलने देना चाहिए। ये कहकर संजिन वू अपनी क्लास के अंदर आ जाता है। अब क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर संजिन वू से मिलने के लिए आया था इसलिए पूरी क्लास के अंदर संजिन वू का बहुत नाम हो जाता है। लड़कियां संजिन वू से बात करने लगती है। वो उससे पूछने लगती है कि ऑफिसर तुमसे मिलने क्यों आया था। संजिन वू कहता है मैं इस ऑफिसर को पर्सनली जानता हूँ काफी लंबे टाइम से। ये सुनकर तो लड़कियां पागल सी हो जाती है। वो कहती है ये तो कितनी अच्छी बात है, एक ऑफिसर तुम्हारा दोस्त है, तुम तो बहुत पॉपुलर हो। इसी के साथ ही संजिन वू पूरी क्लास के अंदर पॉपुलर हो जाता है और इसी के साथ ही संजिन वू से जलने वाले भी वहां पर आ जाते हैं। इस सारी भीड़ को चीरते हुए एक लड़का संजिन वू के पास में आता है और उसे कहने लगता है तुमसे पुलिस मिलने के लिए आई है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, क्रिमिनल से अक्सर पुलिस मिलने के लिए आती है, तुम्हें ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। वो लड़का अपनी बात को पूरी कर ही रहा होता है तभी वहां पर ट्रैक फील्ड क्लब के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और उस लड़के के साथ वाले एक उसके साथी को दोनों को धर लेते हैं और उन दोनों से कहने लगते हैं तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ट्रैक फील्ड क्लब के एक मेंबर को इस तरह से परेशान करने की। संजिन वू ट्रैक फील्ड क्लब के कैप्टन की तरफ देखकर उससे पूछने लगता है आपके इस क्लास के अंदर रहने का क्या कारण है। कैप्टन कहता है तुम्हें मदद की जरूरत थी तो हम आ गए, हमने देखा ये लड़के तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वैसे इसके अलावा एक और कारण है, हम तुम्हें बताना भूल गए थे, जब भी हमारे क्लब के अंदर कोई नया मेंबर ऐड होता है तब उसके आने की खुशी में हम एक पार्टी रखते हैं, तो आज हमने पार्टी रखी है तुम्हारे और योनगिल के हमारे ग्रुप में ऐड होने के कारण, तुम दोनों टाइम से पहुंच जाना। ये कहते हुए वो दोनों मेंबर्स वहां जाने लगते हैं। इसी टाइम पर हम देखते हैं उन दोनों मेंबर्स ने 2 नहीं 4 लड़कों को धर रखा है और ये 4 लड़के वही है जिन्होंने जबरदस्ती संजिन वू से उसे ग्लव उतरवाए थे। संजिन वू कैप्टन से पूछता है आप इन चारों क्या करने वाले हैं, इनको कहाँ लेके जा रहे हैं। कैप्टन कहता है अभी तक कुछ सोचा नहीं है, अभी के लिए हम इन्हें साथ में लेके जा रहे हैं, वहां चल के देखेंगे इनके साथ में क्या करना है। ये कहते हुए वो दोनों मेंबर्स उन 4 लड़कों को ऐसे गर्दन में दबाए हुए अपने साथ में लेके चले जाते हैं। इसके बाद में संजिन वू अपनी क्लास खत्म करता है, छुट्टी होती है। योनगिल ट्रैकफील्ड क्लब के सभी मेंबर्स और संजिन वू ये सब के सब पार्टी के लिए किसी जगह पे जाने लगते हैं और रास्ते में उन लड़कियों के बारे में बात करने लगते हैं जो कि संजिन को परेशान कर रहे थे। संजिन कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा, और वैसे भी जो आज आपने किया है उसके बाद में उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी। इसी टाइम पर डिटेक्टिव वुजिन उसके पहुंच जाता है और संजिन वू से बात करने के लिए कहता है। ये सुनकर संजिन वू उस डिटेक्टिव के साथ में रुक जाता है। योनगिल और क्लब के सारे मेंबर्स आगे बढ़ जाते हैं। क्लब का कैप्टन संजिन वू से कहता है ज्यादा देर मत लगाना, तुम्हारा दोस्त योनगिल हमारे साथ में है, ये हमारे पास में बंदी रहेगा जब तक तुम आओगे नहीं, इसे छुड़ाना है तो सही टाइम में पार्टी में पहुंच जाना। यही कहते हुए कैप्टन मजाक मजाक में योनगिल को अच्छे से दबाकर वहां से लेके जाने लगता है। संजिन वू डिटेक्टिव वुजिन से कहता है मेरे को बहुत जरूरी काम है, आप देख रहे हो इन्होंने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, मेरे को जल्दी से जाना है, आपको क्या बात करनी है वो जल्दी से कीजिए। तभी वुजिन एकदम से कुछ कहता है जिसे सुनते ही संजिन वू बहुत हो जाता है। वुजिन कहता है संजिन वू चाहिए तुम ही हो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब डिटेक्टिव संजिन वू के स्कूल में संजिन वू से मिलने के लिए आया था, यानी कि आज सुबह का। उस टाइम पर जब संजिन वू से डिटेक्टिव बात कर रहा था तब संजिन वू ने डिटेक्टिव से उस तस्वीर को मांगा था। तस्वीर को लेते वक्त संजिन वू का हाथ धीरे से डिटेक्टिव की टच हो गया था। सेम उस टाइम पर तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। डिटेक्टिव बड़े आराम से स्कूल से बाहर निकलने लगा, लेकिन थोड़ा दूर पहुंचने पर ही इफेक्ट होना शुरू हो गया। डिटेक्टिव वुजिन को आवाज आने लगी जिसमें संजिन वू डिटेक्टिव से कह रहा होता है वुजिन क्या आपको मुझ पर भरोसा है। ये सब बातें वुजिन के माइंड में लगातार घूमने लगती है। उसको पता पड़ता है कि किस तरह से संजिन वू ने सारे मोस्टर फाइट की, किस तरह से उन सभी को हराया और पूरे वर्ल्ड को वापस से स्टेबल किया। वुजिन को जब इसे कुछ पता चल रहा होता है तब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। वो अपना सर पकड़ लेता है। ये इन्फॉर्मेशन जो कि वुजिन के पास में आ रही है ये वुजिन के लिए बहुत ज्यादा होती है। वुजिन वहीं पर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हमें वापस से 55 दिखाते हैं। वुजिन और संजिन वू आपस में बात कर रहे हैं।
संजिन वू और वूजिन एक पार्क के अंदर घूम रहे होते हैं। वूजिन संजिन वू से कहता है, क्या तुमने उस फाइट को खत्म कर दिया? वो फाइट कैसी थी? 2 साल तक तुम यहाँ से गायब थे। इस बारे में मुझे पता चला है। मुझे लगता है 2 साल का ये टाइम उन सभी मोनार्च को मारने के लिए बहुत ज्यादा कम है। तुमने इतने कम टाइम में ये सब कैसे किया? संजिन वू कहता है, 2 साल नहीं 27 साल लगे हैं मुझे ये सब करने में। वूजिन कहता है, क्या तुम्हें कभी भी इस सब पे रिग्रेट होता है? संजिन वू कहता है, नहीं कभी रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि कभी भी मेरे पास चॉइस नहीं थी, ये सब कुछ करना जरूरी था। वूजिन कहता है, क्या तुम खुश हो? संजिन वू कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बस मुझे इस टाइम पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मेरी एज कभी बढ़ेगी नहीं, मैं इस एज में ही रुक चुका हूँ। वूजिन कहता है, वैसे तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? संजिन वू कहता है, अभी कुछ स्पेशली सोचा नहीं। वूजिन कहता है, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। संजिन वू कहता है, तुम्हारा मतलब पुलिस से है? वूजिन कहता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पुलिस में ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत काम है। तुम्हारे काम की चर्चे तो अभी बहुत सारे फैल चुके हैं, काफी सारे क्रिमिनल तुम्हारे उन शैडो मास्टर की दर से काफी तेजी सरेंडर करते जा रहे हैं। संजिन वू कहता है, मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जॉब चली जाएगी, सभी पुलिस ऑफिसर्स किसी भी काम के नहीं रहेंगे, उनके पास में कोई काम नहीं बचेगा। वूजिन कहता है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे आने से हमें बहुत मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी क्राइम ऐसे ज्यादा खत्म नहीं होगा, हमेशा से ही कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती है, हम चाहे कितनी अच्छी चीजें बना ले, बुराई भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। संजिन वू कहता है, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। वूजिन कहता है, जल्दी सोचना, मुझे तुम्हारे जॉब का इंतजार है। संजिन वू कहता है, ज्यादा इंतजार मत करना, तुम्हें पता है तुम्हारे पास में बहुत काम है और मेरा जवाब आए ये जरूरी नहीं है। यही कहते हुए संजिन वू बाइक के वहां से चला जाता है। इसके बाद में थोड़ा टाइम बीतता है, अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के अंदर काफी सारी चीजें होने वाली है, जो कि शुरू होती है डेजर्ट के अंदर एक दुर्घटना के साथ में। एक आदमी है जो कि डेजर्ट के अंदर घूम रहा है, उसे कुछ दिखाई देता है, वो जल्दी से इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर देता है और कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ खतरनाक से दिखाई दे रहा है। उस इमरजेंसी कॉल को एक गर्ल उठाती है और वो कहने लगती है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ बताइए। रेगिस्तान के अंदर जो आदमी होता है वो कहने लगता है, मेरे सामने एक चीज है जो कि टूट गई है, उसके अंदर बहुत बुरी तरह से क्रैक पड़ गए हैं, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत खतरनाक है, मैं तो ठीक तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। कॉल गर्ल कहती है, इमरजेंसी कॉल पे जिस लड़की ने फोन उठाया है वो लड़की कहती है, प्लीज हमें साफ साफ बताइए आप क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या वहां पर कोई बिल्डिंग है जो टूटने वाली है? रेगिस्तान के अंदर आदमी बोलता है, नहीं यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर आसमान है, आसमान के अंदर क्रैक पड़ गए हैं, मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ इन दोनों के ऊपर ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसके बाद में हम उस आसमान को देखते हैं, आसमान के अंदर सच में क्रैक पड़े हुए हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन संजिन वू के पास में पहुंच जाती है। ये पता चलते ही संजिन वू एक रूलर से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है, क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? रूलर्स कुछ कर रहे हैं जिसका ये साइड इफेक्ट है। संजिन वू के सामने जो रूलर बैठा होता है वो कहता है, नहीं इसमें रूलर्स का किसी भी तरह से हाथ नहीं है, वैसे देखा जाए तो ये तुमसे कनेक्टेड है, एक नए तरह का जीव हमारी तरफ आ रहा है, ये एक नए तरह का खतरा है। अब तक कई बार रीइंकार्नेशन हुआ है, लेकिन इस बार जो रीइंकार्नेशन हुआ था वो सबसे ज्यादा अलग था। इसी अलग रीइंकार्नेशन की वजह से एक अलग तरह का खतरा है। इस खतरे का नाम है टाइटन्स। टाइटन्स बहुत बड़े बड़े जीव है जो कि बहुत खतरनाक है। संजिन वू कहता है, तुमसे सुन के ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। रूलर कहता है, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ के ऊपर टाइटन्स का आना बिल्कुल ही अलग है। अब तक जितनी बार भी रीइंकार्नेशन हुआ है कभी भी टाइटन्स इस तरफ नहीं आए हैं। नॉर्मल केसेस में टाइटन्स हमारे वर्ल्ड के ऊपर अटैक करते थे, लेकिन इस बार मुबारक हो, टाइटन्स अर्थ के ऊपर अटैक करने वाले हैं और ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने जो भी बदलाव किए हैं इसी वजह से टाइटन्स का टारगेट भी बदल गया है, अब उनका टारगेट अर्थ है। संजिन वू कहता है, यानी ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। रूलर कहता है, हाँ। संजिन वू कहता है, यानी कि इस सबसे मुझे ही निपटना होगा। रूलर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें अकेले नहीं निपटना होगा, हम अपनी आर्मी को तुम्हें मदद करने के लिए भेजेंगे, टाइटन्स का पूरी तरह सफाई हो जाएगा। संजिन वू कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत स्लो हैं, मुझे याद है पिछली बार कितना टाइम लगा था, अब जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं खुद ही संभाल लूंगा। इसके बाद में हम उस रेगिस्तान में देखते हैं, पूरी आर्मी को वहां पर तैनात किया गया है, पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। साइंटिस्ट की एक टीम को बुलाया गया है जो कि पता लगाने की कोशिश कर रही है आसमान के अंदर ये क्रैक किस कारण से हैं। अभी के टाइम पर आर्मी को ऐसा लगता है इस क्रैक से होते हुए एलियंस अर्थ के ऊपर आने वाले हैं, इसीलिए आर्मी ने इस जगह पर अपने काफी सारे वेपन्स मंगाए हैं, जिन्हें देखकर जनरल बहुत खुश है। वो सोच रहा है कि अगर कोई भी इस क्रैक से होते हुए इस वर्ल्ड के अंदर आएगा तो इन वेपन्स की मदद से उन्हें बड़ी आसानी से मार दिया जाएगा। जनरल इतना सोचता ही है कि तभी वहां पर कुछ अजीब सा होने लगता है, वो सारे टैंक्स जितने वेपन्स आर्मी लेके आई होती है वो अपने आप ही हवा में उड़ने लगते हैं। जी देखकर सबके सब चौंक जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता रहा ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है।
हम देखते हैं ये सब कुछ संजिनवू कर रहा है। संजिनवू ने दूर से इस आर्मी के ऊपर नजर बनाए रखी है। संजिनवू कहता है इस फाइट के अंदर इन टैंक्स का कुछ भी काम नहीं है, टेंथन के खिलाफ ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये फाइट पूरी तरह से मेरी है जिसे मुझे ही खत्म करनी होगी। एक मोनार्च जो कि एक हंटर है, ये कहते हुए संजिनवू अपनी दूसरी स्किल यूज करता है जिससे उस जगह पर काफी सारी तलवारें और ब्लेड्स दिखाई देने लगती है और इसी के साथ पहली स्किल को यूज करना बंद कर देता है जिससे वो सारे वेपन्स टैंक्स आर्मी के वो सब के सब एक साथ जमीन पे गिर जाते हैं। जनरल अभी भी बहुत ज्यादा चौंका होता है। वो आसमान की तरफ देखता है, आसमान के अंदर रिएक्शन काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। आसमान में जिस जगह पर क्रैक्स दिखाई दे रहे थे अब उसी जगह पर एक बड़ा सा पोर्टल दिखाई दे रहा है जिस पोर्टल के अंदर से कुछ बड़े बड़े जीव बड़े बड़े टाइटन्स अर्थ के ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद में हमें पता पड़ता है संजिनवू जब उन टैंक्स को हवा में उड़ा रहा था तब वो उन्हें उस जगह से दूर भी लेके जा रहा था, जिस वजह से वो एरिया जहाँ पर वो टाइटन्स है उस जगह पर संजिनवू के अलावा और कोई भी नहीं है। टाइटन्स की नज़र सबसे पहले संजिनवू के ऊपर पड़ती है। वो संजिनवू से कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम अकेले हमसे फाइट कर सकते हो? तुम यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हो, तुम्हें नहीं लगता तुमने अकेले आकर गलती कर दी है? संजिनवू कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ पर अकेला हूँ? एक बार फिर से गिनो। यही कहने के बाद संजिनवू उसके पास में जितने भी शेडो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को बाहर निकलने लगता है। पूरी पूरी शेडो आर्मी बाहर आ जाती है। इस आर्मी के अंदर बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स होते हैं। संजिनवू कहता है अटैक। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेसिडेंट मैंशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि किस तरह से आसमान के अंदर क्रैक पड़ गए हैं और टाइटन्स का अटैक हो गया है। इसीलिए प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के अंदर बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे टाइटन्स को और संजिनवू को दिखाया जाता है। संजिनवू के साथ में बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो सारे शेडो मॉन्स्टर्स हैं। उस मीटिंग हॉल के अंदर जो कोई बैठा है उनमें से एक को भी नहीं पता ये सब कुछ क्या है। वो सब कुछ उनके लिए बहुत ज्यादा नया होता है। वो जनरल से पूछने लगते हैं कि अचानक से ये टाइटन्स का अटैक किससे हो रहा है? ये लड़का जो कि इन टाइटन्स से फाइट कर रहा है ये कौन है और उसके साथ में सारे क्रिएचर्स कैसे आए? हमारी अर्थ के ऊपर इतना सब कुछ चल रहा था और हमें पहले कभी पता क्यों नहीं चला? ये सब सुन के जनरल कहता है हम खुद भी ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास में अभी कोई भी जवाब नहीं है। यहाँ से सीन वापस से उस लड़ाई के अंदर शिफ्ट होता है। संजिनवू के सारे मॉन्स्टर्स काफी तेजी से उन टाइटन्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर्स का ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, चारों तरफ धमाके हो रहे होते हैं, काफी तेजी से टाइटन्स मर रहे होते हैं। एक तरफ सभी मॉन्स्टर्स उन टाइटन्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संजिनवू भी अपने तरीके से उन टाइटन्स के ऊपर अटैक कर रहा है। संजिनवू के पास में बहुत सारी उड़ती हुई तलवारें हैं जिनकी मदद से संजिनवू पीछे रहते हुए उन टाइटन्स के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता जा रहा है। उन सभी टाइटन्स में से एक टाइटन जो कि सबसे ताकतवर होता है उसके ऊपर संजिनवू जब अपनी तलवारों से अटैक करता है तब वो टाइटन अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड कर लेता है। वो सारी ब्लेड्स में से एक भी उस टाइटन की बॉडी के अंदर घुस नहीं पाती। वो टाइटन चिल्लाते हुए संजिनवू से कहने लगता है तुम्हारी ये ब्लेड्स बिल्कुल बेकार है, ये मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। ये सुनकर संजिनवू जोर से चलता है और फिर कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास में कुछ अलग है। ये कहने के बाद संजिनवू अपनी शेडो क्लो स्किल का यूज करता है जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा क्लो बन जाता है जिसका साइज उस टाइटन के साइज से भी ज्यादा बड़ा होता है। संजिनवू के इस बड़े से हाथ के सामने वो टाइटन बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। जैसे ही हाथ बढ़ता है टाइटन जमीन पे गिर जाता है। वहां चारों तरफ धूल छाई होती है। तभी धूल में से आवाज आती है हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था इस छोटे से प्लेनेट के ऊपर इतना ताकतवर जीव हो सकता है। हमने तुम्हारे ग्रह के ऊपर रिसर्च की है जिससे हमें पता पड़ा है तुम्हारे ग्रह के ऊपर जिसका साइज ज्यादा बड़ा होता है उसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ टाइटन्स में ये चीज अलग होती है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर टाइटन्स होते हैं वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर सकते हैं, अपनी बॉडी को छोटा करके वो अपनी सारी एनर्जी को फाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं उन्हीं ताकतवर टाइटन में से एक हूँ, मेरा सामना तुम किस तरह से करोगे? अब मैं अपने सेकंड ग्रुप में आ चुका हूँ जिसमें मैं अपनी फुल फोर्स को यूज करूंगा। अब तक तुमने जो फाइट देखी है वो तो कुछ भी नहीं है, असली फाइट अब शुरू होगी। वो छोटे टाइटन ये कह ही रहा होता है तभी उसके ऊपर संजिनवू के 3-4 मॉन्स्टर्स का अटैक हो जाता है। वो तीनों चारों मॉन्स्टर्स काफी तेजी से उस टाइटन को मारते जाते हैं। उनमें से एक संजिनवू से कहता है आपकी बातें कुछ ज्यादा ही लंबी चल रही थी जिसे सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, तो हमने इसके ऊपर अटैक कर दिया, गलत तो नहीं किया? संजिनवू कहता है नहीं बिल्कुल सही किया, इसके साथ में वैसे भी ऐसा ही करना था, खत्म कर दो इसे पूरी तरह से इस फाइट को जीत जाओ। संजिनवू के इतना कहने के साथ ही अटैक्स और भी ज्यादा तेज कर दिए जाते हैं। इसके बाद में हमें वापस से उस मीटिंग एरिया का सीन दिखाते हैं। वो सब अभी के अभी भी उस मीटिंग एरिया के अंदर अभी भी जितने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो सबकी सब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ये सब क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट तो हाथ खड़े कर देता है, वो कह देता है मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है और अगर हमें पता लगाना है तो मुझे ये पता है कि कौन हमारी मदद कर सकता है।
इस सब के बारे में हमें उससे बात करनी होगी, उसे जरूर से कुछ ना कुछ पता होगा। प्रेसिडेंट के इतना कहने के साथ ही हमें एक लड़की की फोटो दिखाई देती है पीछे की साइड से, जिसे देखकर ही आधे बंदों को समझ में आ चुका होगा ये तस्वीर किसकी है। अब बाकी आधे लोग जो कि मेरे जैसे हैं, जिनको नहीं पता चला ये कौन है, उन्हें ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं सन जिन वू ने अपने सारे शेडो मोस्टर्स को बाहर निकाल लिया है, जिनकी फाइट टाइटन्स खत्म चल रही है। टाइटन्स को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। सन जिन वू की इस सेना ने टाइटन्स को पटक पटक के मारा है और बड़ी सनी से इस फाइट को जीत लिया है। अर्थ की मिलिट्री ने भी इन टाइटन्स से फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन सन जिन वू ने उसे मौका नहीं दिया और सभी को वहां से उड़ा के भगा दिया। जब ये फाइट खत्म होती है और मिलिट्री के पास में इस सब की इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो डिसाइड करती है वो किसी लड़के से मिलने के लिए जाएंगे जिसके पास में ये जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो सकती है और मिलिट्री को कुछ नया पता चल सकता है। अब ये लड़की कौन है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, या फिर जिसको पता चल चुका है वो कमेंट में बता सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़े टाइम बाद सीन दिखाते हैं। सन जिन वू और उसके क्लब के सभी मेंबर्स नेशनल रेसिंग कंपटीशन के लिए आए हैं। यहाँ पहुंचने पर सन जिन वू की नजर सबसे पहले इस लड़के पर पड़ती है जिसका नाम है किम चुल, और सन जिन वू के लिए इसका नाम है आयरन। नाउ मैं आपको इस किम चुल की एक बैक स्टोरी बता देता हूँ। सीजन 1 के अंदर किम चुल एक ए रैंक का हंटर था। इसने सन जिन वू के एक दोस्त को किडनैप कर लिया था और उसे बहुत बुरी तरह पीटा था, जिससे गुस्सा होकर जिन वू ने इसे बहुत बुरी तरह पीटा और उसकी शेडो को अपना गुलाम बना लिया और नाम दिया आयरन। जिन वू का गुलाम बनने के बाद में कुछ टाइम तक ये जिन वू के सबसे ताकतवर जनरल में से एक था। नाउ अब वापस से प्रेजेंट टाइम पे आ जाते हैं। कंपटीशन की बातें शुरू हो जाती है। किम चुल जिस रेसिंग ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप का लीडर सन जिन वू के ग्रुप लीडर टीवोंग से कहने लगता है, टीवोंग तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुमने अपने ग्रुप के अंदर फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट को ऐड किया है। इसे देखकर ही पता चलता है तुम्हारी टीम के अंदर मेंबर्स की कितनी कमी है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर के मेंबर्स को ऐड करना पड़ रहा है और यहाँ तक इस कंपटीशन के अंदर लाना पड़ रहा है। टीवोंग भी इतराते हुए कहता है तुम बस देखते जाओ, मेरा ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का मेंबर कितना कमाल करता है। यहाँ पे रेस शुरू होने पर इसकी स्पीड इतनी तेज होगी जिसे देखकर तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। इसी तरह से इन दोनों लीडर्स के बीच में ये बहस चल रही होती है। इसी टाइम पर किम चुल लगातार सन जिन वू की तरफ देख रहा होता है और बहुत बुरी तरह डर रहा होता है। उसकी बॉडी कांप रही होती है। वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है, मैं इतनी बुरी तरह डर क्यों रहा हूँ, इस लड़के में ऐसा क्या खास है। तभी एकदम से किम चुल जोर से चिल्लाता है ये सब क्या हो रहा है। किम चुल के साथी उससे पूछने लगते हैं क्या हुआ, तुम इससे चिल्ला क्यों रहे हो। किम चुल कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर किम चुल जिनवू के पास में आता है और उसे कहने लगता है ये लड़के तेरी दिक्कत क्या है, तू इतनी देर से मुझे घूरे जा रहा है। अगर तेरे को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो चाहे तो हम इसे स्टेडियम के बाहर सॉल्व कर सकते हैं। किम चुल की इस धमकी को सुनकर जिनवू की टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब के सब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और जिनवू से कहने लगता है नहीं नहीं अभी फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे बहुत बुरी तरह पीट सकते हो। इस लड़के किम चुल की हालत तो बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएगी, हो सकता है मर भी जाए। कंपटीशन से पहले इस तरह कुछ भी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कंपटीशन खत्म होने के बाद में इसको देख लेंगे। जिनवू उन सब मेंबर से कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फाइट नहीं हो रही। वो मेंबर्स कहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, करवा देंगे। जिनवू के साथ में इतने सारे मेंबर्स देखकर किम चुल थोड़ा पीछे हट जाता है और फिर जब जिनवू को अकेला दिखता है तब उसे धर लेता है और उसे कहने लगता है तुम क्या कर रहे हो, जिस स्टेडियम के अंदर मैं हूँ उसी स्टेडियम के अंदर तुम आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं हम दोनों बराबर के हो जाएंगे। किम चुल तो ये सब कुछ लगातार जिनवू से कह रहा होता है और जिनवू के पास में जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब के सब किम चुल को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं। इसी टाइम पर किम चुल की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है, उसे काफी तेजी से आंसू आने लगते हैं। जिनवू इस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और किम चुल को उसी हालत में छोड़कर वहां जाने लगता है। किम चुल कहता है रुको अभी जाओ मत, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। तभी जिनवू किम चुल की तरफ देखता है और फिर अपनी चुटकी बजाकर उसके ऊपर एक हिप्नोसिस करने लगता है। किम चुल को हिप्नोटाइज करते हुए जिनवू कहने लगता है मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। जब तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए तुम्हें पता पड़ा मैं तुम्हारे फादर के फ्रेंड का बेटा हूँ, इसीलिए अब तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे और मेरे साथ में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करोगे। यही कहने के बाद में जिनवू वहां से चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स में किम चुल उस टेंट से बाहर निकलता है, उससे आसपास में कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर का सीन दिखाते हैं जो कि घर है एक लड़की का जिसका नाम है नोर्मा सेलनर। ये वही लड़की है जिसके बारे में मिलिट्री बात कर रही थी पिछले एपिसोड के एंड में। मिलिट्री का एक ऑफिसर जिसका नाम डेव है वो इससे मिलने के लिए आया है। ये ऑफिसर पर्सनली भी नोर्मा को थोड़ा बहुत जानता है। नोर्मा इसे अंदर बुलाती है।
रीइंकार्नेशन से पहले नोर्मा के पास में फ्यूचर देखने की पावर थी और ये भी एक हंटर थी जिसे मिलिट्री ने अपने साथ में शामिल किया था। फ्यूचर देखने की थोड़ी सी पावर अभी भी इस लड़की के पास में है। इसलिए जैसे डेव नोर्मा से मिलने के लिए आता है तब नोर्मा डेव से कहती है तुम्हारे दो सवाल है, पहले सवाल का आंसर है यस और दूसरे का नो। ये सुनकर डेव बहुत चौंक जाता है और कहने लगता है आपको कैसे पता मैं आपसे क्या पूछने आया हूँ। नोर्मा कहती है अगर मैं इस काबिल नहीं होती कि मुझे ये सब कुछ पता चल सके तब तो तुम मेरे पास में आते ही नहीं। डेव कहता है तब तो आपको उस लड़के के बारे में सब कुछ पता होगा जिसने ये सब कुछ किया है। नोर्मा कहती है उसने कुछ भी नहीं किया और जो भी किया है उससे हमारे लिए अच्छा ही होगा। वो लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको जो करना है वो करने दो। उसके कुछ भी करने से कभी भी हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा, केवल अच्छा ही होगा। डेव इसके लिए मना करने लगता है और कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने उस लड़की को देखा है, उस लड़के के पास में बहुत ज्यादा पावर है। नोर्मा कहती है अच्छा ऐसी बात है, उस लड़के ने अपनी पावर के साथ में क्या किया। ये सुनकर डेव थोड़ा मुंह उतर जाता है और उदास होते हुए कहता है उस लड़के ने अपनी पावर को बिल्कुल सही तरह से यूज किया। कुछ अजीब से क्रीचर्स ने हम पर अटैक किया था, उस लड़के ने अपनी पावर को यूज करके उस अटैक को रोक दिया और सबको बचा लिया। नोर्मा कहती है बस हो गया प्रूफ। इन्हीं सब बातों में नोर्मा डेव को बताती है कि उसके घर के अंदर अभी कोई और भी है। इसी टाइम पर वहां पर नोर्मा का बेटा आ जाता है जिसे देखकर डेव सोचने लगता है शायद यही है वो जिसके बारे में नोर्मा कह रही थी। डेव उस बच्चे से हेलो कहकर वहां चला जाता है। उसके जाने के बाद में हमें पता पड़ता है नोर्मा किसी और इंसान की बात कर रही थी जो कि ये है। इसका नाम हमें अभी नहीं बताया जाता है, तो जब इसका नाम बताया जाएगा तभी इसकी रीइंकार्नेशन से रिलेटेड हिस्ट्री बताऊंगा। अभी इन दोनों के बीच में संजय वू से रिलेटेड बातें होने लगती है जिसमें लड़का नोर्मा से कहता है क्या तुम पूरी तरह श्योर हो वो लड़का बिल्कुल सही है। नोर्मा कहती है हाँ पूरी तरह श्योर हूँ, इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। वो लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है वो लड़का अभी क्या कर रहा होगा। नोर्मा कहती है अभी वो लड़का एक यंगस्टर है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इसके बाद में हम संजय वू को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा खुश है। उसके सामने एक लड़की है जिससे मिलने के लिए संजय वू ने ट्रैक फील्ड क्लब को ज्वाइन किया था। इस लड़की का नाम है चाउ हे इन, हम इसको केवल हेन बोलेंगे। अब हेन वो लड़की है जो कि संजय वू की गर्लफ्रेंड थी। रीइंकार्नेशन पहले संजय वू ने इस लड़के से वादा किया था कि वो वापस से इस लड़की को ढूंढेगा और उसे सब कुछ बताएगा। अब यहाँ से हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाते हैं। जिनवू ने अभी अभी चुन के ऊपर वो हिप्नोटाइज वाला मैजिक किया है। इसके तुरंत बाद कॉम्पिटिशन शुरू होता है। फर्स्ट रेस के अंदर लड़कियां भागती है। इसी रेस के अंदर एक स्पेशल लड़की है जिसका नाम हेन है जो कि बहुत तेज भागकर इस रेस को जीत लेती है। लेकिन रेस खत्म होने से ठीक पहले उसके पाँव के ऊपर एक इंजरी हो जाती है। इसीलिए रेस खत्म होने के बाद में हेन एक जगह पर उदास बैठी हुई है क्योंकि कंपटीशन अभी भी बाकी है। अभी भी आगे कुछ रेसेस होने वाली है जिन्हें इस इंजर्ड प्लेयर के साथ जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी टाइम पर जिनवू इस जगह पहुंचता है और इन दोनों की मुलाकात होती है। जिनवू इस लड़की के पास में आता है और उसे कहने लगता है तुम्हारे पैर के ऊपर तो काफी घाव हो गया है। ये कहते हुए जिनवू अपने हाथ को उस लड़की के पाँव की तरफ बढ़ाता है। लड़की बिल्कुल भी जिनवू को रोकती नहीं है। तभी एकदम से कुछ होता है। जिनवू कोई अपनी स्किल यूज करता है जिससे हेन का वो पाँव पूरी तरह से हील हो जाता है। इस टाइम पर हेन बहुत ज्यादा चौंक जाती है। उसे भी जिनवू को देखकर थोड़ा सा अट्रैक्शन फील होने लगता है। वो जिनवू से सब कुछ पूछने लगती है कि वो जिनवू को पहले से जानती है या फिर वो पहले कब मिले थे। जिनवू इसका कुछ जवाब नहीं देता। उस लड़की से कहता है तुम्हारी रेस का टाइम हो गया है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी जानना है तो तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा। यही कहकर जिनवू वहां से चला जाता है। अब इस मुलाकात के बाद में इस कंपटीशन का और इस कंपटीशन रिजल्ट का कोई भी मतलब नहीं रह जाता क्योंकि जिनवू और हेन की आपस में कोई भी रेस नहीं होती। कंपटीशन खत्म हो जाता है, दोनों अपने अपने अलग चल जाते हैं। जिनवू अपना पूरा ध्यान अपने एग्जाम पे देने लगता है और एग्जाम खत्म होने के बाद में एक डेट आती है 24 दिसंबर और अगले दिन है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस। 24 दिसंबर की रात को जिनवू अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर की तरफ काफी चहल पहल होती है। जिनवू को पता है आगे क्या होने वाला है। वो एक कपड़ों की दुकान से पास से गुजरता है जहाँ पे उसे कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। जिनवू अपने जादू को यूज करके कपड़े बदल लेता है। तभी वो उल्टी गिनती करना शुरू करता है 3, 2, 1। ये कहते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है। पीछे हेन खड़ी होती है। इसके बाद में जिनवू और हेन इन दोनों के बीच में कुछ बातें चलने लगती है। इन्हीं बातों में हेन जिनवू से कहती है तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार एक वादा किया था अगर मैं तुम्हें रेस में हरा दूंगी तो तुम मुझे सब कुछ बताओगे। जिनवू कहता है हाँ मुझे याद है। हेन कहती है तो फिर ठीक है उस पेड़ तक रेस लगाते हैं, अगर मैं पहले पहुंची तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। यही कहते हुए हेन आगे बढ़ने लगती है। तभी जिनवू उसे रोकता है और उसे कहता है मुझे सीधे से बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। हेन कहती है सब कुछ, तुम्हारे बारे में सब कुछ,
और तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो उसके बारे में भी। जिन्वू कहता है इसके अलावा और क्या। हेन कहती है और मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्या तुम मुझे पहले से जानते हो, उस कंपटीशन के शुरू होने से पहले से। जिन्वू कहता है ठीक है। तभी हेन अपना स्कार्फ उतारती है और उसे जिन्वू को पहना देती है और उसे कहने लगती है जिन्वू अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करोगे। ये सुनकर जिन्वू अपनी जगह खड़ा हो जाता है और हेन अकेले उस रेस से भागकर अकेले ही जीत जाती है। इसी टाइम पर संजिनवू हेन के बारे में कुछ सोचने लगता है कि हेन की पिछली बार किस तरीके से संजिनवू से मुलाकात हुई थी, संजिनवू ने किस तरह से उसे वादा किया था। इतनी देर में वो रेस खत्म हो जाती है। हेन चिल्ला के जिन्वू से कहती है रेस खत्म हो चुकी है, अब तुम आ जाओ। जिन्वू आगे बढ़ते हुए अपने सारे शेडो मोस्टर से कहता है शेडो आर्मी अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद में संजिनवू हेन की तरफ बढ़ता है और सीधे जाकर उसे किस कर देता है। और इसी टाइम पर 12 बज जाते हैं। सब जोर से चिल्लाते हैं मैरी क्रिसमस। यहाँ से हमें संजिनवू की शेडो के अंदर का सीन दिखाते हैं, यानी उस एरिया का सीन जहाँ पर संजिनवू की सारी शेडो आर्मी रहती है, जिसे देखने पर हमें पता पड़ता है यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स है उन सभी के अंदर एक तरीके से जिन्वू की फीलिंग है। जिस तरह से जिन्वू फील करेगा इन सभी के अंदर भी उसी तरह की फीलिंग आती जाएगी। ये सभी मॉन्स्टर्स पूरी तरह से जिन्वू से कनेक्टेड है। धीरे धीरे इन सभी का कैरेक्टर, इन सभी की इंटेलिजेंस जिन्वू की जैसी होती जा रही है। इस शेडो वर्ल्ड के अंदर ये सारे मॉन्स्टर्स आपस में क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। ये जो शेडो वर्ल्ड है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर इन्होंने इसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक एरिया है जिसमें सारे जनरल रहते हैं, दूसरा एरिया है जिसमें सोल्जर्स रहते हैं, एक तीसरे एरिया को ट्रेनिंग के लिए डिफाइन किया है। इसी तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग एरिया है। इसी टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर हम काफी सारे टाइटन्स को भी देखते हैं, जिन सभी को जिन्वू ने अपना गुलाम बना दिया है और वो सब भी इस वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुके हैं। बेलियन इनके सामने खड़ा हुआ है और उनसे कहता है तुम्हारे पास में बॉडी बहुत बड़ी है, तुम्हें इस बॉडी को ठीक तरह से यूज करना चाहिए, जाके एक बार टस्क से मिलो। वो सारे टाइटन्स बिल्कुल वैसे करते हैं, वो सब के सब टस्क से मिलने चले जाते हैं। टस्क उन्हें देखकर कहता है मैं तुम सभी को सिखाऊंगा कि किस तरह से तुम अपनी बॉडी को फाइट के अंदर यूज कर सकते हो और खुद को ताकतवर बना सकते हो। इसी टाइम पर हम नोटिस करते हैं टस्क ने काफी हद तक जिन्वू के जैसे कपड़े पहने हुए हैं। इसी टाइम पर वहां पर एक और मॉन्स्टर आता है जिसका नाम है मर्शल। मर्शल यहाँ पर आगे कहने लगता है ह्यूमंस के हिसाब से ये पार्टी करने का टाइम है, सभी जनरल्स जो भी यहाँ पर है चलो मिलकर पार्टी करते हैं। ये सुनकर टस्क बहुत खुश हो जाता है, वो खिड़की से बाहर की तरफ झांकने लगता है। ये एक स्पेशल खिड़की है जिससे टस्क को और वहां पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को दिखाई देता है। संजिनवू और इस लड़की हेन की मुलाकात हो चुकी है, जिसे देखकर सबके सब मॉन्स्टर्स बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे मैं बता दूं इस मॉन्स्टर का नाम आइग्रिस है, मर्शल इसका लेवल है। इन शेडो मॉन्स्टर्स के भी अलग अलग लेवल है। नाइट, उसके ऊपर एलाइट नाइट, फिर जनरल, फिर मार्शल और फिर उसके ऊपर आता है ग्रैंड मार्शल। ये आइग्रिस अभी मार्शल लेवल पर है। ये भी बाहर की तरफ देख रहा होता है और सोचने लगता है उस मुलाकात के बारे में जो कि इसकी पहली बार हुई थी संजिनवू के साथ में। इसी फ्लैशबैक के अंदर हमें पता पड़ता है आइग्रिस को शेडो मोनार्च ने काफी टाइम पहले बना दिया था और आइग्रिस को काफी लंबे टाइम से पता था कि किसके पास में शेडो मोनार्च की पावर जाएगी। वैसे तो आइग्रिस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि उसे लगता था कि संजिनवू इस पावर के लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि आइग्रिस को यह बात पता थी कि ये शेडो मोनार्च का आखिरी ऑर्डर है, इसलिए आइग्रिस ने ये बात मान ली और फिर उस किले के अंदर संजिनवू के आने का इंतजार करने लगा। इसके बाद में संजिनवू उस किले के अंदर पहुंचा और अब आइग्रिस को और भी ज्यादा जोर से लगने लगा कि ये तो बिल्कुल ही पावर के लायक नहीं है। इसलिए आइग्रिस ने खुद से डिसाइड किया कि संजिनवू की पावर को टेस्ट किया जाएगा। अगर संजिनवू की पावर कम निकली तो उसे मार देगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच में फाइट हुई जिसमें आइग्रिस काफी हद तक संजिनवू को हरा पा रहा था और इसी फाइट को करते वक्त आइग्रिस को पहली बार लग रहा था कि उसके शेडो मोनार्च ने गलत इंसान का चुनाव किया है। लेकिन जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती गई आइग्रिस का ये सोचना पूरी तरह से बदलता गया। उसे उस फाइट के अंदर एहसास होने लगा कि संजिनवू कितना ज्यादा बहादुर है। और एंड में एक टाइम तो ऐसा आया जब आइग्रिस ने संजिनवू के ऊपर अपनी तलवार से अटैक किया और संजिनवू ने केवल अपने हाथ से उस तलवार को पकड़ लिया और उसी तलवार को आइग्रिस के सर में घुसा दिया। ये आइग्रिस के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि इतने कमजोर इंसान से वो इतनी बुरी तरह से हार गया। सेम इसी टाइम पर आइग्रिस खुश भी था क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि उसके मास्टर का चुनाव बिल्कुल सही है। इसके बाद में आइग्रिस जिन्वू का गुलाम बन गया। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया आइग्रिस और संजिनवू ने साथ में इतनी सारी फाइट की। आइग्रिस संजिनवू को अपना मास्टर, दोस्त और गुरु सबको समझने लगा। फिर धीरे धीरे जिन्वू के पास में और भी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स आए जिनके साथ में मिलकर जिन्वू ने बहुत सारी फाइट की और इन फाइट्स को खत्म किया। इन फाइट्स के खत्म होने के बाद भी आइग्रिस
संजिन वू के बहुत काम आता था, क्योंकि आइग्रिस कुछ इकलौते मोस्टर्स में से एक था जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। इसके बाद में हमें संजिन वू के डैड सन हवान के बारे में बताया जाता है, जो कि एक हंटर थे। एक बार एक पोर्टल ओपन हुआ, जिस पोर्टल के अंदर वो चले गए। उनके अंदर जाने के बाद में पोर्टल बंद हो गया और वो अंदर ही ट्रैप हो गए। इसके बाद में हवान की मुलाकात रूलर के साथ में हुई। रूलर्स ने हवान को काम दिया शेडो मोनार्च को प्रोटेक्ट करने का, और साथ में उन्हें कुछ पावर्स भी दी। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है उस टाइम पर जब संग हवान का आखिरी टाइम है। संग हवान के सामने उनका बेटा संग जिन वू खड़ा है, और अभी 30 सेकंड के अंदर हमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ संग हवान अपने बेटे को सुना रहा है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद में हवान रोने लग जाता है और अपने बेटे से माफी मांगने लगता है। जिनवू कहता है, क्या आपने मुझे याद किया? ये सुनते ही हवान जल्दी से उठता है और फिर जिनवू के कसे गले लग जाता है और उसे कहने लगता है, ऐसा एक भी सेकंड नहीं था जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैं देख सकता हूँ तुम काफी बड़े हो चुके हो। मैं तुमसे काफी सारी बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। काश ऐसा हो सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डैड नहीं बन पाया। इसी के साथ ही जिनवू के डैड की डेथ हो जाती है, और इसके बाद में टाइम में आगे जाने के बजाय टाइम में पीछे आ जाता है, यानी रीइंकार्नेशन हो जाता है। जिनवू वापस से छोटा हो चुका है, उसके डैड वापस जिंदा हो गए हैं। जिनवू अपने फादर को देख कहता है, फादर। हवन कहता है, तुम मुझे फादर कब से कहने लगे? मैं तो तुम्हारा डैड हूँ। तभी एकदम से जिनवू रोने लगता है। हवन जिनवू से पूछता है, क्या हुआ जिनवू, तुम ऐसे रोने क्यों लगे? जिनवू कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ बुरा सपना देख लिया था। इसी टाइम पर हवन के भी ऐसे हो जाते हैं। हवन जल्दी से अपने अखबार से अपना चेहरा ढक लेता है। इसके बाद में हम जिनवू के डैड को एक होटल के अंदर एक रूलर के साथ में बैठा हुआ देखते हैं। हवान उस रूलर से पूछता है, मेरे बेटे ने क्या डिसाइड किया? रूलर कहता है, तुम्हारे बेटे ने डिसाइड किया है वो इस वर्ल्ड के अंदर ही रहेगा। उसके लिए जो जरूरी है वो इसी वर्ल्ड के अंदर है। वैसे तुमने क्या डिसाइड किया है? तुम अपने बारे में अपने बेटे को कब बताओगे, या फिर सब कुछ ऐसे ही छुपा के रखने के लिए सोचा है? हवान कहता है, हाँ मैंने ऐसा ही सोचा है। उसने खुद से आगे बढ़कर किसी को भी कुछ नहीं बताया, यानी इसका मतलब वो चाहता है किसी को भी उसके बारे में पता न चले, तो मैं भी अपने बारे में किसी को पता नहीं चलने दूंगा। रूलर कहता है, एक बार अच्छी तरह सोच लेना, ये हमारी लास्ट मीटिंग है। इसके बाद में मैं कभी भी या फिर कोई भी रूलर अर्थ पे नहीं आएगा। हमारा अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारे जाने से पहले अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी काम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। हवान कहता है, हाँ तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, मेरी याददाश्त को भुला दो। रूलर कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? हवान कहता है, क्योंकि मैं जिनवू का एकदम नॉर्मल डैड बनना चाहता हूँ। अगर मुझे पता रहेगा कि वो शेडो मोनार्च है तो कभी भी मैं उसके साथ में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाऊंगा। उसके साथ में नॉर्मल रहने का जो नाटक मैं कर रहा हूँ वो मैं और आगे नहीं कर सकता। मैं एक शेडो मोनार्च का नहीं संजिन वू का डैड बनना चाहता हूँ। रूलर कहता है, ठीक है जैसे तुम चाहो। ये कहते रूलर अपने को एक्सक्यूज करता है और फिर हवान से कहता है, जैसे ही तुम इस कैफे से बाहर निकलोगे तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हें तुम्हारी पिछली लाइफ, वो लाइफ जिसमें तुम हंटर थे, उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हारी आगे की लाइफ काफी अच्छी रहेगी। यही कहते हुए वो रूलर उठ के वहां से चला जाता है। इसके बाद में हमें और थोड़ा टाइम बाद सीन दिखाते हैं। जिनवू हायर क्लासेस के अंदर पहुंच चुका है। उसके कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की एक फ्रेशर्स पार्टी चल रही है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। इसका नाम है जिनहोन। अब इसके पास्ट के हिसाब से ये जिनवू का एक काफी अच्छा दोस्त है। पिछली लाइफ में इसे शराब से बहुत दिक्कत थी। शराब से जरूरत से ज्यादा चढ़ जाती थी, ठीक बेहोश रहता था। अभी जब जिनहोन इस पार्टी के अंदर बैठा होता है वो बहुत घबराया होता है। उसके पास में उसका एक दोस्त आता है और उसे कहने लगता है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? यहाँ पर सारे अपने ही लोग हैं, यहाँ पर अच्छी तरह से एंजॉय करो। बस मैं तुम्हें एक फ्री की सलाह दे देता हूँ, कभी भी हायर क्लास के किसी भी स्टूडेंट से किसी भी तरह पंगा मत लेना, क्योंकि वो जूनियर स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। तुम्हें याद है वो लड़की हे यिन? जिनहोन कहता है, हाँ मुझे याद है, जो उस कॉम्पिटिशन के अंदर जीती थी। दूसरा लड़का कहता है, हाँ वही, उसकी एक हायर क्लास के लड़के के साथ में सेटिंग हो गई है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे भी दूर रहना। इन दोनों के बीच में ये बातें चल रही होती है। तभी वहां पर हायर क्लास का एक स्टूडेंट जाता है, जिसको देखते ही सब सर करने लगते हैं। ये स्टूडेंट सीधे जाकर इन दोनों लड़कों के सामने बैठ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों के बोर्ड रह जाते हैं। वैसे ही जिनवू है, जैसे ही दोनों लड़के जिनवू को देखते हैं ये सोचने लगते हैं शायद ही यहाँ पर इनकी रैगिंग करने के लिए आया है। जिनवू एक गिलास के अंदर कुछ डालता है और उसे जिनहोन को पीने के लिए कहता है। जिनहोन को लगता है इसमें शराब है, वो जल्दी से उस गिलास को लेता है और पी जाता है। जिनहोन को लगता है उस गिलास के अंदर शराब है, लेकिन क्योंकि ये एक रैगिंग थी इसलिए जिनहोन के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, वो जल्दी से उसे पी जाता है।
उसे बाद में पता पड़ता है उसके अंदर सोडा था। जिनहुन कहता है ये तो केवल सोडा है। संजुनवू कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए तो ये मैंने तुम्हें दिया है। मुझे पता है तुम्हें शराब से काफी दिक्कत है और तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुझसे बिल्कुल नॉर्मली बात करो। ये कहते हुए जिनवू अपनी ग्लास के अंदर भी थोड़ा सोडा डालकर चेस करके उन दोनों बीच बातें शुरू कर देता है और इसी तरह से ये फ्रेशर्स पार्टी खत्म होती है। कुछ दिनों के बाद जिनवू आराम से एक सड़क पर चल रहा होता है और फोन पे अपने कुछ दोस्तों से एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें कर रहा होता है जो कि ग्रुप स्टडी के बारे में होती है। तभी सामने की तरफ से एक लड़की आती है। संजिनवू तो पूरी तरह से उस लड़की को इग्नोर करता है, लेकिन उस लड़की की नजर जिनवू पे पड़ जाती है। थोड़ा सा आगे निकलने पर वो जिनवू को रोकती है और उसे कहती है हे क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। जिनवू उस लड़की को देखता है और फिर हंसते हुए बोलता है नहीं। यही कहने के बाद में जिनवू वहां से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद में हमें पता पड़ता है इस लड़की का नाम है यू सुह्यून और ये जिनहू जिस लड़के से संजिनवू अभी थोड़ी देर पहले मिला था उस पार्टी के अंदर उसकी कजन है। इसका सियोल की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया है और ये अभी भी खड़ी खड़ी जिनवू को देखे जा रही है। तभी एकदम से इसे होश आता है और सोचने लगती है ये मैंने अभी क्या किया, एक अनजान से मैंने इस तरह से बात की। ये सोचकर वो पीछे मुड़कर चलने लगती है और फिर आगे सोचती है मैंने उससे बात की, इसका मतलब वो ये ना निकाल ले मैं उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गोन गुन ही के नाम से एक पेशेंट एडमिट है। जब इस पेशेंट का डॉक्टर केबिन के अंदर आता है तब उसे दिखाई देता है टेबल के ऊपर एक स्पेशल सी बोतल रखी हुई है। डॉक्टर गुगन से पूछने लगता है ये मेडिसिन या फिर जिस भी तरीके की बोतल है ये बोतल यहाँ पर कैसे आई। गन ही बताता है एक यंग लड़का आया था, उसने मुझे ये बोतल दी और मुझसे कहा इसे पीने के बाद में मेरी इंजरी काफी अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई लड़का ऐसे अंदर कैसे घुस गया, यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, कोई भी बिना परमिशन के आपके केबिन के अंदर नहीं घुस सकता है। गनी कहता है मैंने भी उस लड़के से ही पूछा था, तब उसने कहा कि वो एक हंटर है और उसकी फाइट बहुत सारे मोस्टर्स से होती है। ये बात बिल्कुल ऐसी थी जिस पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। वो पता नहीं क्या क्या बोल गया। डॉक्टर कहता है तो फिर आपने क्या सोचा है, क्या आप इस दवाई को लेने वाले हैं? अगर ऐसा सोचा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है इस दवाई के अंदर किसी तरह का पॉइजन हो और आप इसे लेने के बाद मर जाएं। गनी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा भी तो भी मैं वैसे ही मरने वाला हूँ। अगर मैं इस दवाई को नहीं भी लेता हूँ तो भी मैं मरी जाऊंगा, तो लेने के बाद में एक बार ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है किस तरह से बची जाऊं। यही कहते हुए गन ही उस दवाई को उठा लेता है और फिर उसे पीते हुए कहता है मैं इसे पी रहा हूँ, अगर इसको पीने के बावजूद भी मैं मर जाऊं तो मेरी डेथ के साथ में ये लिखवाना मैंने आखिरी टाइम तक सर्वाइव करने की कोशिश की। इसी के साथ ही गन ही उस दवाई को पीकर वो अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर डॉक्टर से कहने लगता है मुझे आराम करना है, आप जाइए। डॉक्टर चला जाता है। इसी के साथ ही गन ही की बॉडी काफी तेजी से रिकवर होने लगती है। कुछ घंटों तक वैसे आराम करने के बाद में जब सूरज निकलता है उस टाइम पर गन ही की आंखें खुलती है, वो बाहर की तरफ देखता है और फिर कहने लगता है सर्दियां अभी दूर है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, जिसके बाद में हमें पता पड़ता है अब तक हमने जो कुछ भी देखा ये सब कुछ सीजन 1 और सीजन 2 के बीच का हिस्सा था। सही महीनों में सीजन 2 अब शुरू होगा। अगले चैप्टर की स्टार्टिंग में हम ड्रैगन किंग एंट्रस को देखते हैं, जो कि ड्रैगन्स का राजा है, फर्स्ट मोनार्च है और ऑब्वियसली काफी ताकतवर है। ये खुद ही अपने बारे में कुछ बता रहा होता है, जिसमें कहता है मैं अपने 10 बिलियन सोल्जर के साथ में अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। उसी टाइम पर मैं एक रिफ्ट के अंदर से गुजरा। रिफ्ट के अंदर से बाहर निकलने पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने देखा मैं एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर हूँ, जिस ह्यूमन का नाम संजिन वू है और ये एक कमजोर सा ई रैंक का हंटर है। और इस टाइम पर मैं कोरिया के अंदर हूँ। जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ ये बॉडी जल्दी खत्म होने वाली है। ये इंसान एक हंटर है जिसने बहुत सारी फाइट्स की है और उन सभी में बहुत बुरी तरह हारा है। ये फाइट इसे करनी पड़ रही है क्योंकि इसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे ये चोटें जो कि इस लड़के के ऊपर है इन्हें तो मैं बड़ी सेंस ठीक कर सकता हूँ। एंटलस ये सब कुछ सोच रहा होता है। इसी टाइम पर जिन्वू का फोन बजने लगता है। वो उस फोन को उठाता है, जिससे हमें पता पड़ता है ये वो टाइम चल रहा है जब सोलो लेवलिंग सीरीज के सीजन 1 की स्टार्टिंग हुई थी। जिन्वू को फोन करके एक लड़की बुला रही है। वो फोन पे जिन्वू से कहती है तुम लेट हो, हम यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिन्वू बहुत ही भारी आवाज में बोलता है तुम कहाँ पर हो? फोन में लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ पर हैं? इस टाइम पर हम गेट के बाहर खड़े हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर वो एटलांटस अपने को एक्सक्यूज करता है, जिससे उसे पता चल जाता है ये आवाज कहाँ से रही है। वो फोन पे कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो लड़की कहती है क्या मतलब है ढूंढ लिया? तभी एकदम से सन जिनवू उस लड़की के पीछे जाता है और उसे कहता है देखो मैं आ गया, बताओ क्या मैं लेट हूँ? जिनवू के इस तरह से अचानक से आ जाने से वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है।
जिन्वू उसे कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है, पहले मुझे जवाब दो, क्या मैं लेट हूँ? वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। इसी टाइम पर उस जगह पर कुछ और हंटर्स भी होते हैं। उनकी नजर जिन्वू पर पड़ती है। वो जिन्वू को अपने पास में बुलाने लगते हैं। जिन्वू सोचता है, ये इंसान कौन है और ये मुझे इस तरह से अपने पास में क्यों बुला रहे हैं। इसके बाद में जिन्वू की नजर एक कॉफी ट्रेलर की ओर पड़ती है। वो उस तरफ देखता है और उससे कॉफी मांगने लगता है। ट्रेलर के अंदर जो आदमी होता है वो जिन्वू से कहता है, जिन्वू कॉफी तो खत्म हो गई, ये आखिरी कप है जो मेरे हाथ में है और ये बिक गया है। जिन्वू बहुत ही गुस्से में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो चाहिए। ये कहते हुए जिन्वू अपना हाथ बढ़ाकर उस कॉफी कप को उसके हाथ में छीन लेता है। पूरी कॉफी को एक साथ पीकर एक राक्षस के जैसे जोर जोर से हंसने लगता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, मैं ताकतवर हूँ, जो कमजोर है वो भूखा रहेगा। ताकतवर के लिए सब कुछ, कमजोर के लिए कुछ भी नहीं। जिन्वू को इस तरह से जोर जोर से हंसते देख वहां पे जो बाकी के एंटर्स होते हैं उनको बहुत अजीब सा लगता है। वो एक दूसरे से कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। इसी टाइम पर वहां पे रूही आ जाती है और जिन्वू के ऊपर जोर से गुस्सा करने लगती है। उससे कहती है, ये सब क्या हो रहा है, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो, तुमने इतना अजीब चेहरा क्यों बना रखा है। रूही के इस तरह से जिन्वू के ऊपर चिल्लाने पर जिन्वू का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। वो सोचने लगता है, ये लड़की ऐसे मतलब चिल्ला क्यों रही है। इसके बाद में हंटर्स का वो पूरा ग्रुप उस पोर्टल से अंदर जाने की तैयारी करने लगता है। ग्रुप के सभी मेंबर्स एक ही करके उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। जिन्वू भी अंदर जाता है। अंदर घुसने से पहले जो बाकी के हंटर्स होते हैं वो जिन्वू से कहते हैं, जिन्वू अपना ध्यान रखना, अंदर का माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, मॉन्स्टर्स कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। ये सुनते हुए जिन्वू अंदर घुसता है और अंदर घुसते आतंक मचा देता है। जिन्वू एक जानवर की तरह उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है अपने नाखूनों से, और जो भी चीज उसके आगे में लगती है वो उन सभी से उन मॉन्स्टर्स को मारता है और एक ही झटके में उस एरिया के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सबके सब मर जाते हैं। जिन्वू का इतना खूंखार रूप देखकर वहां पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो सबके सब बेहोश चौंक जाते हैं। पूरे एरिया को क्लियर करने के बाद में जिन्वू उन सभी हंटर्स से कहता है, तुम सब ऐसे चौंकते हुए मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी से सभी सब आगे बढ़ो, हम इस तरफ चलेंगे। इसी टाइम पर एक हंटर बोलता है, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, हम वोट से डिसाइड करेंगे। ये सुनते ही जिन्वू उस हंटर के पास में आता है और अपने हाथ से उसे गर्दन पर जोर से अटैक करके उसे मार देता है और बाकी हंटर से कहता है, क्या किसी और को वोट करना है। हंटर्स कहते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, तुम जा कह रहे हो वहीं चलते हैं। इसी के साथ ही वो सभी हंटर्स चलना शुरू कर देते हैं। लगभग 40 मिनट तक चलने के बाद में एक हंटर बोलता है, हम काफी दूर आ गए हैं, इस गेट के हिसाब से जैसे ही हम बॉस को मार देंगे 1 घंटे के अंदर ये गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें केवल इतना ही दूर जाना है जितने सफर को हम 1 घंटे में तय कर पाए। हम 40 मिनट का सफर तय कर चुके हैं, 20 मिनट और चलेंगे, अगर कुछ भी नहीं मिला तो यहीं से वापस लौटना पड़ेगा। इसी के साथ ही थोड़ी और दूर चलने पर उन्हें गुफा के एंड में एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी हंटर्स रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं, इस गुफा के एंड में ये गेट क्यों है। हंटर्स तो उस गेट को देख के सोच रहे होते हैं, लेकिन जिन्वू कुछ भी नहीं सोचता, वो बस आगे बढ़कर उस गेट को खोल देता है। एक हंटर चिल्लाए कहता है, रुको, ऐसे मत खोलो, लेकिन तब तक जिन्वू ने गेट खोल दिया होता है। जिन्वू जल्दी से उस हंटर के पास में आता है और उसे पीछे की साइड दूर धक्का दे देता है। ये धक्का पड़ते ही वो हंटर सीधे उस गेट से अंदर घुस जाता है और फिर जिन्वू से पूछने लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया। जिन्वू कहता है, तुम अच्छी तरह से बात कर पा रहे हो, तुम जिंदा हो, जेनिक्स का मतलब अंदर का एरिया सेफ है, मैं अंदर आ सकता हूँ। इसी के साथ ही वो सभी हंटर्स अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने पर हमें पता पड़ता है ये वो एरिया आ गया है जहाँ पर वो सारी सारी मूर्तियां थी। उनके अंदर घुसते ही अपने आप ही टॉर्च लाइट अप हो जाती है। सभी हंटर्स उस पूरी जगह को घूमने लगते हैं। वहां पर उन्हें एक स्पेशल मूर्ति दिखाई देती है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उस लिखे हुए को देखकर कोई भी हंटर को समझ में नहीं पाता, क्योंकि किसी को भी वो भाषा नहीं आती, लेकिन जिन्वू को पता है वो क्या है। जिन्वू उसे पढ़ने लगता है, ये कुछ नाम होते हैं। इसी टाइम पर जूही जिन्वू का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है, इन मूर्तियों को देखो, इनके अंदर कुछ हलचल है। जिन्वू जूही की बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है, अपना हाथ झटक के खींच लेता है और उसे कहता है, मुझसे दूर रहो, दोबारा चिपकने की कोशिश मत करना। ये कहने के बाद में जिन्वू वापस से उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगता है। इसी टाइम पर एक मूर्ति अपने आंखें खोल लेती है, उसकी आंखें बहुत तेज चमकने लगती है। इस चमक को जिन्वू देख लेता है और जोर से चिल्लाए कहता है, क्या तुम्हें लगता है इतनी सी पावर से तुम मेरा कुछ कर सकते हो। ये कहते हुए जिन्वू जोर से चलता है और बर्थ ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम का एक जोरदार अटैक उस मूर्ति के ऊपर कर देता है। जिन्वू का ये अटैक बढ़ते ही उस मूर्ति के टुकड़े हो जाते हैं और बाकी हंटर्स को कुछ समझ में नहीं आता कि सब क्या हुआ। जिन्वू हंसते हुए कहता है, ये हुई ना पावर, इसे कहते हैं एक असली अटैक। जिन्वू इतना कह रहा होता है, इसी टाइम पर वहां बाकी की जो मूर्तियां होती है वो सबकी सब जिंदा हो जाती है। वो सबकी सब मूव करना शुरू कर देती है और जिन्वू के ऊपर अटैक करने की लगने लगती है। जिन्वू भी आगे से उन पर अटैक करने के लिए भागता है, उनसे कहता है, तुम सबके सब बहुत ज्यादा स्लो हो, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। ये कहते हैं जिन्वू उन सभी मूर्तियों के ऊपर भी काफी तेजी से अटैक करता है और उन सभी को भी खत्म कर देता है।
ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि हंटर्स को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो इधर से उधर भागने लगते हैं क्योंकि उनके ऊपर उन मूर्तियों का मलबा गिर रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में जिन्वू उन सारी मूर्तियों को नष्ट कर देता है और फिर जोर से चिल्लाए कहने लगता है, यहाँ पे असल में कौन है, जल्दी से मेरे सामने आओ। जिन्वू के इतना कहने के साथ ही वो मूर्ति जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो भी जिंदा हो जाती है। लेकिन उसका जिंदा होना काफी ज्यादा अलग होता है। ऐसा लगता है जैसे उस मूर्ति के अंदर पहले से कोई था और उसके जिंदा होने के साथ ही वो मूर्ति टूट जाती है। अंदर से जो जैसा जीव बाहर निकलता है वो बाहर निकलते कहने लगता है, तुमने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी है, सालों की मेहनत, पूरी प्लानिंग अच्छी तरह से मिट्टी में मिल गई है। जिन्वू कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यही कहते हुए जिन्वू एक भाला पूरी से रफ्तार में उसकी तरफ फेंक देता है और एक ही झटके में उसे मार देता है और फिर कहने लगता है, क्या तुम्हारे अंदर इतना ही दम है? ये भी फेक है। क्या तुम ऐसे ही हो, हमेशा इस तरह की परछाइयों के पीछे छुपकर अटैक करते हो? एकदम कायर हो तुम। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। जिन्वू के इतना कहने के साथ ही एक और मूर्ति जग जाती है और ये वाली मूर्ति काफी ज्यादा अलग है। इसके अंदर से शेडो बाज निकलती है। ये मूर्ति जोर से अपने पाँव जमीन में पटकती है। उसके साथ करने से वो पूरी जगह कांप जाती है। फिर वो मूर्ति जिन्वू से कहने लगती है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। हमारी मुलाकात यहाँ पर नहीं होनी थी, अब जब हो चुकी है तो इस फाइट को यहीं पे खत्म कर देते हैं। जिन्वू कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, आ जाओ इस फाइट को खत्म करें। यही कहने के बाद में जिन्वू जोर से चलकर उस शेडो वाली मूर्ति के ऊपर अटैक कर देता है। इसी टाइम पर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने घर पर है। जोर से चिल्लाते हुए उसकी आंख खुलती है। वो उठते ही अपना सर बड़े कहने लगता है, तो ये सब कुछ एक सपना था और ये वाला जो जिन्वू है ये असली जिन्वू है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो जिन्वू जो कि उस पोर्टल के अंदर गया था, वो और ये दोनों एक ही हैं या फिर अलग? उस जिन्वू की फाइट जिस ब्लैक रंग की शेडो स्ट्रक्चर के साथ में हुई थी वो क्या था? शेडो लॉर्ड खुद था या फिर कुछ और क्या ऐसा हो सकता है एक ही जिन्वू के अंदर दो सोल्स घुस गई हो, एक जिन्वू की खुद की और एक उस ड्रैगन किंग की? ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में, जो कि काफी ज्यादा लेट आएगा क्योंकि काफी टाइम से इस सीरीज के नए चैप्टर नहीं आए हैं। वैसे अभी एक चैप्टर बचा है जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन उस चैप्टर को मैं इस एपिसोड के साथ में ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ पहले काफी ज्यादा लंबी हो चुकी थी और मैंने उस चैप्टर को पढ़ लिया है। उस चैप्टर के अंदर इसका कुछ भी खुलासा नहीं हो रहा, तो उस चैप्टर्स को मैं बाकी के जो चैप्टर्स आएंगे उनके साथ में ऐड करके कुछ टाइम बाद में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अगर किसी ने इस सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही में चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे मेन चैनल मनाओ प्राइम, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। इस सीरीज को मैं अपलोड कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है जल्द ही इस पे स्ट्राइक पड़ जाएगी कि ये चैनल डिलीट हो जाएगा। तो सोलो लेवलिंग से रिलेटेड आगे की अपडेट के लिए आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अभी कर लो, हो सकता है बाद में ना मिले। नाउ बस यहीं पे इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। अब तक सोलो लेवलिंग सीजन 2 में हमने देखा सन जिन्वू ने रीइंकार्नेशन बिल्कुल सही तरह से कंप्लीट कर दिया है और रीइंकार्नेशन के बाद में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ दोबारा शुरू की है। सन जिन्वू हेन से मिल चुका है और साथ ही उसने अर्थ पर होने वाले सबसे पहले अटैक यानी टाइटन्स के अटैक को भी रोक दिया है। इसके बाद में पास्ट की कुछ चीजों का खुलासा होता है जिसमें हमें पता पड़ता है रीइंकार्नेशन के बाद भी सन जिन्वू के डैड के पास में उनकी पूरी याददाश्त थी, लेकिन उन्होंने सन जिन्वू से और बाकी सबसे इस बात को छुपा के रखा और फिर रूलर के पास में जाकर अपनी सारी याददाश्त मिटवा दी। और यही वो आखिरी टाइम था जब रूलर्स अर्थ के ऊपर थे। उन्होंने जैसे ही सन जिन्वू के डैड की याददाश्त मिटाई वो सब के सब अर्थ छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। इसके बाद में काफी सारे छोटे मोटे इवेंट्स हुए जिनके अंदर सन जिन्वू काफी सारे पुराने कैरेक्टर से मिला, कुछों से उसने बात की और कुछों को इग्नोर कर दिया। एंड में सन जिन्वू इस आदमी से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम है गोगन। ये अपनी लाइफ के एकदम लास्ट स्टेज पर है। सन जिन्वू इसे एक मेडिसिन देता है जिसे पीने के बाद में इसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से क्योर हो जाती है और इसे एक नई लाइफ मिल जाती है और जीने के लिए कुछ और साल भी। अब इसके बाद में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। किसी तरह से ड्रैगन किंग सन जिन्वू की बॉडी के अंदर घुस जाता है। अब ये ड्रैगन किंग सन जिन्वू की बॉडी के अंदर कैसे घुसा इस बारे में हमें भी नहीं बताया जाता। इसी इंसिडेंट के बाद में इस सीरीज का ये एपिसोड यानी सोलो लेवलिंग सीजन 2 का पार्ट 3 शुरू होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसे सीजन 1 की स्टार्टिंग हुई थी। हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाते हैं जहां पर एक ऑफिसर नया नया आया है। इस ऑफिसर का नाम है ली शेहन। जब ये ऑफिसर इस पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तब इसे एक अफवाह सुनाई देती है जो कि एक स्पेशल डिटेक्टिव के बारे में है जिसका नाम है घोस्ट। इन अफवाहों से ली शेहन को पता पड़ता है
घोस्ट नाम का डिटेक्टिव बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस डिटेक्टिव को अब तक जितने भी केस मिले हैं इसने उन सभी को काफी तेजी से कंप्लीट किया है। इस डिटेक्टिव ने न केवल खुद के बल्कि बाकी ऑफिसर्स के भी काफी सारे केसेस को सॉल्व करने में मदद की है और साथ ही साथ काफी सारे पुराने केसेस को भी सॉल्व कर दिया है। ली शहन को इस घोस्ट के बारे में सबसे बड़ी बात यह पता पड़ती है कि घोस्ट के पास में प्रमोशन का ऑफर आया था, लेकिन घोस्ट ने उसके लिए मना कर दिया और जवाब में केवल इतना सा कहा कि प्रमोशन के बाद में वो काम नहीं कर पाएगा जो वो अभी कर सकता है। ली शहन खड़ा खड़ा किसी को सोच रहा होता है। इसी टाइम पर वहां पर एक दूसरा सीनियर ऑफिसर आता है और ली शहन को परेशान देखकर उसे कॉफी ऑफर करता है और उसे कुछ बातें करने लगता है। ली शहन कॉफी पीते हुए उस ऑफिसर को बताता है कि उसका अभी अभी इस पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रांसफर हुआ है और उसे किसी डिटेक्टिव संघ के साथ में काम करने के लिए कहा गया है। सीनियर ऑफिसर कहता है संघ यानी कि घोस्ट। ये सुनने के बाद में हमें पता पड़ता है संजय वू ने वुजन की बात मान ली है और अब वो एक डिटेक्टिव बन चुका है। ये सुनते ही ली शेन के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। सीनियर ऑफिसर कहता है तुम बहुत ज्यादा डर गए, यानी कि इसका मतलब तुम्हें ये बात पहले नहीं पता थी कि जिस डिटेक्टिव के साथ में तुम काम करना चाहते हो वही घोस्ट है। हम उसे घोस्ट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता वो कब कहाँ जाता है और कब कहाँ से आ जाता है। वो अपने असली नाम से ज्यादा घोस्ट नाम से फेमस है। वो सीनियर ऑफिसर इतना कह रहा होता है तभी जिन्वू वहां पहुंच जाता है। ऑफिसर जिन्वू देख कहता है अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। जिन्वू कहता है मुझे उस नए ऑफिसर के बारे में पता पड़ा जो कि मेरे साथ में काम करने वाला है, क्या वो यही है? सीनियर ऑफिसर कहता है हाँ यही है वो, इसका नाम ली शहन है। ये सुनकर सन जिन्वू उस ऑफिसर ली शहन के पास में आकर उसे गर्दन से पकड़ लेता है और फिर सीनियर ऑफिसर से कहने लगता है इसे मैं अपने साथ में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सीनियर ऑफिसर कहता है ठीक है ले जाओ। जिन्वू ये सब पूरी तरह हंसते हुए कहता है जिसे देखकर ली शहन की घबराहट भी थोड़ी कम हो जाती है। जिन्वू ली शहन से पूछता है तुमने पुलिस में ज्वाइन क्यों किया है? ली शहन कहता है कुछ खास कारण नहीं है, वही कारण है जो सबका होता है, मैं बुरे लोगों को पकड़ना चाहता हूँ। जिन्वू कहता है ये काफी सही है, अभी हम इसी काम के लिए जा रहे हैं। इसके बाद में सन जिन्वू और ली शहन दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ से हम कुछ दिन बाद से देखते हैं एक ऑफिस के अंदर ली शहन बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। उसे देखकर बाकी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहने लगते हैं इस लड़की के साथ में क्या हुआ, इसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? दूसरा ऑफिसर बोलता है ये सन जिन्वू के साथ में होने का असर है, सन जिन्वू और ये साथ में काम करते हैं, इसी वजह से इसकी ऐसी हालत हुई है। इसके बाद में हम सन जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने केबिन के अंदर बैठा हुआ है और सोच रहा है ये नया लड़का ली शेन काफी सही है, एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है जो कि धीरे धीरे आ जाएगा। जिन्वू ये सोच रहा होता है तभी तो सामने की तरफ एक लेडी दिखाई देती है जो कि वहां पर कोई कंप्लेंट करने के लिए आई है। ये एक डिटेक्टिव से कहती है कि जिन ऐसा नहीं कर सकती, वो सुसाइड नहीं कर सकती, उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। डिटेक्टिव उस लेडी को समझाने लगता है और उससे कहता है हमने पूरी जगह को अच्छी तरह से चेक किया है, वहां से हमें से काफी सारे सबूत मिले हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि उसने सुसाइड किया है। हम समझ सकते हैं आप बहुत ज्यादा शौक में है, लेकिन आपको समझना तो होगा ही। वो लेडी कहती है मेरे पास में पूरी रिपोर्ट है, एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़िए, क्या सच में इसे पढ़ने के बाद में किसी को ऐसा लग सकता है कि ऐसी लड़की सुसाइड कर सकती है? डिटेक्टिव उस नोट को पढ़ने से मना कर देता है और उसे कहने लगता है हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमने अच्छी तरह सब कुछ समझ लिया है, अब आप भी समझ जाइए, जिनने सुसाइड किया है इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। वो डिटेक्टिव ये कह रहा होता है तभी जिन्वू वहां पर आ जाता है और फिर कहने लगता है क्या इस रिपोर्ट को एक बार मैं पढ़ सकता हूँ? लेडी जिन्वू की तरफ उस रिपोर्ट को बढ़ा देती है। वो डिटेक्टिव कहने लगता है जिन्वू तुम ये क्या कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से मैं इस लड़ी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बेकार में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दोगे। जिन्वू उस डिटेक्टिव की बात को नहीं सुनता और उस रिपोर्ट को पढ़ने लगता है। उसे पढ़ने के बाद में उसे पता पड़ता है ये लड़की जिन जिसने सुसाइड किया है उसकी डेथ एक बाथरूम के अंदर हुई थी। बाथटब के अंदर हाथ के ऊपर कट लगने से बहुत सारा खून बह गया जिससे उसकी डेथ हुई। पूरे बाथरूम को अच्छी तरह चेक किया गया है, वहां पर किसी और के फिंगरप्रिंट नहीं है, वहां पर एक चक्कू था जिसके ऊपर भी उस लड़की जिन के फिंगरप्रिंट है। उस रिपोर्ट के अंदर उस लड़की जिन की पर्सनैलिटी के बारे में लिखा होता है जिसे पता पड़ता है ये लड़की जिन काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, बाकी लोगों को सपोर्ट करती है, लेकिन खुद के अंदर भी काफी ज्यादा डिप्रेशन है। जिसे पढ़ने के बाद में जिन्वू कहने लगता है इस रिपोर्ट के अंदर तो कुछ भी खास नहीं है। दूसरा डिटेक्टिव बोलता है मैंने भी तो यही कहा था। जिन्वू कहता है लेकिन फिर भी मैं एक बार जाके इस साइट पे चेक करना चाहूंगा। ये सुनकर वो डिटेक्टिव हंसने लगता है और सोचता है जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, घोस्ट का काम वापस से शुरू हो गया है, ये कभी नहीं थकता। फिर जिन्वू उस लड़की को लेकर वहां चला जाता है। इसके बाद में अगले सीन में हम जिन्वू को उस लड़की जिन जिसने भी सुसाइड किया है उसके घर पे देखते हैं। जिन्वू वहां पर अकेला है, वो इधर उधर घूमने लगता है और यहीं पर हमें जिन्वू की एक नई पावर को पता पड़ता है। जिन्वू को पहले किसी को भी जिंदा करने के लिए अपने शेडो आर्मी में ऐड करने के लिए
मरे हुए इंसान की बॉडी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर जिन्वू को किसी का बाल बराबर डीएनए भी मिल जाए तो इतना भी काफी है उसे फिर से जिंदा करने के लिए। जिन्वू ऐसी किसी चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। उसे बाथटब के अंदर उस लड़की का खून मिल जाता है, जिस खून का यूज करके जिन्वू वापस से उस लड़की को जिंदा कर देता है। वो लड़की जिंदा होते ही वापस से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जिन्वू को देखकर उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिन्वू उसे शांत करने लगता है और उसे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ में अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पर केवल तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बस उनका सही से जवाब देना। क्या तुमने खुद को मारा है? वो लड़की जिन बोलती है हाँ। जिन्वू कहता है, इसका कारण क्या है? वो लड़की जिन जिन्वू को सब कुछ बता देती है, लेकिन हमें नहीं बताती। उस लड़की की बातों सुनने के बाद में जिन्वू वहां सीधे एक दूसरे अपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाता है, जो कि उस लड़की के फादर का है। जैसे जिन्वू जिनके फादर के घर पे पहुंचता है, तब उसका फादर ही जिन्वू से काफी सारे क्वेश्चन पूछने लगता है कि उसकी बेटी को किसने मारा और किस तरह से उसने सुसाइड किया, सुसाइड का कारण क्या था। जिन्वू कहता है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप हमारे साथ में चलिए। जिनके फादर को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती। जिन्वू और जिनका फादर एक होटल के अंदर आ जाते हैं, जहां पर जिन्वू जिनके फादर से कुछ क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन, क्या उस लड़की जिन की किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी? जिनका फादर कहता है, नहीं कोई दुश्मनी नहीं थी, वो काफी अच्छी थी और सबके साथ में काफी अच्छी तरह से बात करती थी। यही कहते हुए जिनका फादर जोर से रोने लगता है और वो कहता है, मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी इस तरह से सुसाइड कर सकती है। शायद अब तक तो आपको ये बात पता चली चुकी होगी कि वो मेरी अडॉप्टेड चाइल्ड है। मैंने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन वो मेरे लिए मेरी अपनी बेटी की तरह है। मैं उसे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता हूँ। जिन्वू कहता है, अच्छा ऐसी बात है। वैसे हमारे पास में एक रिकॉर्डिंग है जो कि आपको सुननी चाहिए। ये कर जिन्वू उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, जिस सुनने के बाद में पता पड़ता है इस आदमी के अपनी बेटी के साथ में सही बिहेवियर नहीं था। इसी से परेशान होकर जिन इस घर को छोड़ के भाग गई थी। इसके बाद में भी इस आदमी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और इसी वजह से जिन के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, उसने सुसाइड कर लिया। ये सब कुछ सुनने के बाद में वो आदमी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो जिन्वू से कहने लगता है, तुम्हारे पास में ये सबूत था, फिर तुम मुझे यहाँ पर लेके क्यों आए हो? जिन्वू कहता है, मैं तुम्हें दो चॉइसेस देना चाहता हूँ। फर्स्ट चॉइस, तुम अपने पूरे गुनाह को कबूल कर लो, उसके बाद में अरेस्ट हो जाओ, तुम्हें जो भी सजा मिलेगी उसे पूरा करना। वो आदमी कहता है, और दूसरी चॉइस क्या है? जिन्वू कहता है, दूसरी चॉइस है तुम्हें मैं यहाँ से जाने दूंगा, इस सबूत को भी पूरी तरह से मिटा दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। ये सुनकर उस आदमी के ऊपर एक विल से स्माइल होती है। वो जिन्वू से कहने लगता है, कितने रुपए काफी होंगे? अब जिन्वू भी हंसने लगता है और उसे कहता है, बस इतना ही काफी है। फिर जिन्वू बहुत ज्यादा गुस्से में उस आदमी से कहता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जगह वो नहीं है जो तुम्हें लग रही है। इस टाइम पर हम अर्थ पे नहीं है, ये मेरी जगह है जिसे मैंने बनाया है। ये जगह दिखने में बिल्कुल वैसी है जैसे तुम जानते हो। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और जिन्वू से कहने लगता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जगह बिल्कुल नॉर्मल सी तो है। ये कहते वो आदमी इधर देखने लगता है। अब वो नोटिस करता है उस पूरे कैफे के अंदर, उस पूरे होटल में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। वो आदमी चिल्लाते हुए जिन्वू से कहने लगता है, इस कैफे के अंदर हम दोनों के अलावा और कोई क्यों नहीं है? तुम कौन हो? मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ ये एक सपना है। मैं इस टाइम पर एक सपने के अंदर हूँ, तुम असली नहीं हो। यही कहते हुए उस आदमी का डर लगातार बढ़ता जाता है। जिन्वू की बॉडी के अंदर से काफी सारी शेडोज बाहर निकलने लगती है। उसे देखकर वो आदमी हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। इसी टाइम पर उस आदमी के पेट के अंदर एक हाथ घुस जाता है। वो आदमी जोर से चिल्लाता है, उसके चिल्लाने के साथ ही उसके ऊपर और भी बहुत सारे अटैक हो जाते हैं और एक ही झटके में उस आदमी की डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं जिन्वू के पीछे जिन है। जिन्वू से थैंक यू कहती है। जिन्वू कहता है, और कुछ है जो तुम कहना चाहो? जिन कहती है, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो? इसके बाद में हम अगले सीन में जिन्वू को जिनकी मोम के घर पे देखते हैं। जिन्वू के हाथ में एक प्रेजेंट है। जिन्वू उस तोहफे को जिनकी मोम को पकड़ाता है और उसे कहता है, ये तोहफा आपकी बेटी ने आपके लिए छोड़ा है। इस तोहफे के साथ में एक नोट भी था जिसके ऊपर आपका नाम लिखा था। इसी वजह से इस तोहफे को मैं आपके पास में लेके आया हूँ। जिनकी मोम उस तोहफे को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, उस तोहफे को ले लेती है। जिन्वू दूसरी तरफ घूम जाता है और फिर सोचने लगता है, काश वो आदमी जिनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालता, इस तरह से उसे परेशान नहीं करता। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो जिन आज जिंदा होती और अपनी मॉम के साथ में ये बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही होती। इसके बाद में हम वापस से उस तोहफे को देखते हैं। जिनकी मॉम उस तोहफे को खोलती है। उसके अंदर एक कप है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। उस तोहफे के अंदर एक कप है जिसके साथ में एक नोट भी है जिसपे लिखा है हैप्पी बर्थडे। उस कप को देखकर जिनकी मॉम के आंसू और भी तेजी से बहने लगते हैं। इसके बाद में हम अगले सीन में जिन्वू को उसके एक दोस्त जिनहो के साथ में देखते हैं।
जिनहो जिन्वो से टिप लेने के लिए आया है कि वो किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करे। जिन्वो पूरी तरह से इसके लिए मना कर देता है। उसे कहता है मेरे पास में इसी कुछ खास नॉलेज नहीं है। जिन्हो कहता है मैं काफी सारे गिफ्ट लेके आया हूँ, मुझे यकीन है उसको कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। ये कहते हुए जिन्हो अपने काफी सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिखाने लगता है। जिन्हो कहता है इतने सारे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, केवल एक गिफ्ट लेके जाना और पूरे मन से उसे देना, इतना ही तुम्हारे लिए काफी होगा और उसके लिए भी। ये सुनकर जिन्हो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उछलकर जिन्हो गले लग जाता है। यहाँ से सीरीज का एक खुलासा होता है। पिछले एपिसोड और इस एपिसोड के बीच में 3 से 4 सालों का डिफरेंस है। इन सालों के अंदर संजीव ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दी है, उसकी शादी हो चुकी है, वो एक डिटेक्टिव बन गया है और साथ में उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है सोहो। जिन्वू की शादी हेन के साथ में हुई है और जिन्वू ने आइग्रिस और अपने एक और मॉन्स्टर को अपने बेटे की रखवाली काम पे लगा रखा है। इस तरह से जिन्वू ने अपनी खुद की एक फैमिली बिल्ड कर ली है। यहाँ से अगले सीन में हम जिन्वू को पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं। एक चीफ ऑफिसर ने जिन्वू को अपने पास में बुलाया है। हम देखते हैं ये वो जिन है। वो पहला आदमी है जिसको जिन्वू ने अपने बारे में सब कुछ बताया था। जिन्वू जब वुजिन का से पूछता है तो वुजिन कहता है तुमने वापस से अपने हंटर के काम को शुरू कर दिया है। जिन्वू कहता है नहीं, अब मैं वो नहीं कर रहा, काफी टाइम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वुजिन कहता है हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसके हिसाब से वो लड़की जिन जिसने सुसाइड कर लिया था, उसके लीगल पेरेंट्स, उसके फादर काफी टाइम से लापता है। ये सुनकर जिन्वू थोड़ा सा अनजान बनते हुए वुजिन से कहने लगता है अच्छा ऐसा हुआ है। वुजिन कहता है और इतना ही नहीं, उस एरिया के सभी सीसीटीवी कैमरा एकदम से बंद हो गए सेम उस टाइम पर जब वो आदमी वहां से लापता हो रहा था। हमें बिल्कुल पता नहीं चला उसके साथ में क्या हुआ है। जिन्वू कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या इत्तेफाक है, बिल्कुल सही टाइम पर सारे कैमरे बंद हो गए, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है ये किसने किया होगा। वुजिन कहता है हाँ हमें भी बिल्कुल नहीं पता, वैसे चलो छोड़ो, मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी और इम्पोर्टेंट काम से बुलाया है। ये कहते हुए वुजिन जिन्वू की तरफ एक छोटा सा पर्चा बढ़ाता है। जिन्वू उसे उठाते हुए कहने लगता है ये क्या है। वुजिन कहता है मेरे को हॉस्पिटल से पता पड़ा है, एसोसिएशन चेयरमैन गो गुआन ही, नहीं प्रेसिडेंट एसोसिएशन चेयरमैन गो गुआन ही, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद में अगले सीन में जिन्वू गनही से मिलने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। गनही की हालत काफी ज्यादा खराब है। गनही जिन्वू को देखकर कहने लगता है जिन्वू मैं तुम्हारे आने का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। जिन्वू एक मेडिसिन निकालता है और गनही से कहने लगता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बॉडी फिर से क्योर हो सकती है। गनही कहता है नहीं अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ काफी अच्छी तरह जी चुका हूँ, जितना जी सकता था उससे ज्यादा जी लिया हूँ। तुम्हारी वजह से पहले ही मुझे मेरी लाइफ के कई साल एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, अब मुझे और नहीं चाहिए। बस एक काम है जो कि तुम मेरे लिए कर सकते हो, मुझे बताओ पिछली लाइफ के अंदर जिस लाइफ में मैं और तुम साथ में काम करते थे उस लाइफ में मेरे साथ में क्या हुआ था। तुमने मुझे बताया था कि हम दोनों ने साथ में काफी कुछ किया था, मुझे हर एक डिटेल से सब कुछ जानना है, इससे तुम मेरी लास्ट में समझ सकते हो। ये सुनकर जिन्हू गनी के पास में आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही गनी के माइंड में उसकी पिछली लाइफ की सारी यादें याद आ जाती है। उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसने कितने सारे लोगों को बचाया था और लोगों को बचाते हुए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी। ये सब कुछ जानने के बाद में गनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे को ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी पिछली लाइफ एक हीरो की तरह थी, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ, अलविदा। यही कहते हुए गनी की डेथ हो जाती है। गनी की डेथ हो जाने के बाद में जिन्हू वहां से बाहर निकल जाता है। वो सड़क के ऊपर चल रहा होता है। इसी टाइम पर उसे किसी का कॉल आता है। ये कॉल जिन्हू की वाइफ हेन का होता है। हेन फोन पे बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो घबराते हुए बोलती है सोहो के साथ में कुछ हुआ है। ये सुनकर जिन्हू भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहने लगता है क्या हुआ, मुझे पूरी बात बताओ। हेन कहती है सोहो अपनी बॉडी को हवा में फ्लोट कर पा रहा है, वो हवा में उड़ रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हो रहा है। ये सुनने के बाद में जिन्हू थोड़ा शांत होता है और फिर सोचने लगता है मुझे तो लगा था वो पहले चलना सीखेगा, लेकिन वो चलने से पहले तो उड़ना सीख गया। फिर जिन्हू फोन पे कहता है मैं जल्दी से आ रहा हूँ, वहां पे तुम सब संभाल के रखना। यही कहते हुए जिन्हू भागना शुरू कर देता है। इसके बाद में हम संजिन्हू के घर का सीन देखते हैं। सोहो हवा में उड़ रहा है, काफी सारी चीजें जिन्हें बिखरी पड़ी हुई है, जिन्हें देखकर हेन की आंखों में आंसू आ रहे हैं। हेन बहुत ज्यादा परेशान हो रखी है क्योंकि इतना सारा सामान टूट गया है। बाकी के दोनों मॉन्स्टर जिनको संजिन्हू ने अपने बेटे की रखवाली करने के लिए छोड़ा है, उनमें से कहता है मास्टर सोहो को उड़ना आता है, यानी कि अब हमें इसे एरियल मूव सिखाने होंगे, ऐसे मूव्स जिनकी मदद से ये उड़ते हुए फाइट कर सकें। इन्हें उड़ना आता है, इसका मतलब ये है ये बड़े होकर एक फ्लाइंग फाइटर बन सकते हैं। दूसरा मॉन्स्टर बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, ये उड़ सकते हैं, इसका मतलब ये है ये बड़े होकर एक पायलट बनेंगे। इन दोनों की ये बातें सुनकर हेन कहने लगती है
जिन्हू तुम कहाँ पर हो, जल्दी से घर पे आओ। यहाँ से कुछ और दिन बीतते हैं। जिन्हू इस टाइम पर अपने घर पे नहीं है। घर के अंदर सोहो और कुछ शेडो मॉन्स्टर्स है। सोहो एंट मॉन्स्टर की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एंट मॉन्स्टर उछलकर एक घर की छत पर चढ़ जाता है और फिर दूसरे मॉन्स्टर से कहने लगता है, ये लिटिल मास्टर काफी तेजी से मेरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मॉन्स्टर बोलता है, ऐसा तो होना ही था, तुम एक एंट मॉन्स्टर हो। इस वर्ल्ड के अंदर जो एंट होती है वो बोल नहीं सकती, उनका साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता और वो उड़ती भी बहुत कम है। इसी वजह से इनके लिए तुम सबसे ज्यादा अलग हो। इसी तरह से इन सबके बीच में ये बात चल रही होती है। इसी टाइम पर उस घर के बाहर एक वैन आके रुकती है। उस वैन के अंदर से 4 बंदे बाहर निकलते हैं। उनमें से एक कहता है, यही है उस डिटेक्टिव संजय वू का घर, हम यहीं पर चोरी करेंगे। बंदा बोलता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, वो बंदा बहुत खतरनाक है। पहला चोर बोलता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने हमारा बहुत नुकसान कराया है, अब हम भी उसका नुकसान कराएंगे। वो कितना भी खतरनाक हो, उसकी भी कमजोरियां हैं जिनका हम फायदा उठाने वाले हैं। इस घर को देखो, ये घर कितना शानदार है। इसके अंदर कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ, कोई भी खास सिक्योरिटी सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। ये घर दिखने में बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी चोर को बुला रहा हो। इस बुलावे को हम बिल्कुल भी ठुकरा नहीं सकते हैं। ये सुनकर वो सभी चोर मान जाते हैं और की करके उस घर के अंदर जाने लगते हैं। 2 बंदे घर के अंदर पहुंच जाते हैं। सबसे आगे वाला बंदा बोलता है, हम 2 ही अंदर क्यों आए हैं, बाकी साथ वाले कहाँ गए। पीछे वाला चोर बोलता है, शायद वो भाग गए हैं, डर गए शायद वो। सेम इसी टाइम पर हम देखते हैं उन दोनों चोरों के पीछे एक शेडो मॉन्स्टर है। शेडो मॉन्स्टर प्लस झपकते ही उनमें से एक के मुंह को दबोच लेता है, उसे मार देता है और फिर तुरंत दूसरे वाले को भी मार देता है। और इस तरह से हमें पता पड़ता है चारों चोर मर चुके हैं और इन चारों का चोरी का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसके बाद में हम संजिन वू के शेडो वर्ल्ड के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। ये मूर्ति है संजिन वू की और सोहू की। इसे देखकर वहां पर जितने मॉन्स्टर्स है वो सभी से बहुत खुश हो जाते हैं। उनमें से कहता है, हमने बहुत शानदार स्ट्रक्चर बनाया है, जब मास्टर इसे देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तुम देखते हैं सोहू भी यहीं पर ही है। सोहू उस बड़ी सी मूर्ति को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। यहाँ से हमें कुछ साल बाद सीन दिखाते हैं। सोहो अब बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा कि उसका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया गया है। टीचर्स को स्टार्टिंग में समझ में आ चुका है कि सोहो काफी ज्यादा अलग है। टीचर्स हेन को स्कूल में बुलाते हैं और सोहो की बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स हेन को दिखाने लगते हैं, जिन्हें दिखाई देता है सोहो के साथ में काफी सारे शेडो मॉन्स्टर्स है। एक पेंटिंग के अंदर सोहो एक बड़े से एंट मॉन्स्टर में खेल रहा है। दूसरी पेंटिंग के अंदर सोहो के हाथ में एक तलवार है और उसके साथ में बहुत सारे अलग अलग तरह के एंट मॉन्स्टर्स है। तीसरी पेंटिंग के अंदर सोहो ने पूरी फैमिली की ड्राइंग बनाई है, जिसके अंदर सोहो है, उसके पेरेंट्स है और साथ में पूरे घर के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स फैले हुए हैं। इन सारी पेंटिंग्स को देखने के बाद में हेन काफी अजीब सा चेहरा बनाती है और टीचर थोड़ा डरते हुए हेन से कहने लगती है, हमने अब तक काफी सारे बच्चों को पढ़ाया है, काफी सारे बच्चे इस स्कूल के अंदर आए हैं, लेकिन सोहो सबसे अलग है। हमने सोहो से पूछा कि बाकी पेंटिंग्स के अंदर कौन है, तो उसने बताया कि सारे उसके फैमिली मेंबर्स है। उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। शुरुआत में तो हमें ऐसा लगा था कि सोहो केवल हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये बढ़ता ही जा रहा है, आपको इसे थोड़ा समझाना होगा। टीचर के इतना कहने के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हम पुलिस स्टेशन से देखते हैं। जिन्वू ने फाइनली अपना प्रमोशन एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर बाकी डिटेक्टिव उससे कहने लगते हैं, इस बार ऐसा क्या हुआ, हर बार तुम प्रमोशन के लिए मना कर देते हो, इस बार तुमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया। जिन्वू कहता है, हर बार मना करने का कोई कारण होता था, इस बार कोई कारण नहीं था, इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा डिटेक्टिव कहता है, क्या ये ऐसा तो नहीं कि तुम्हें थोड़े पैसों की जरूरत थी, इसलिए तुमने प्रमोशन एक्सेप्ट किया। ये सुनकर जिन्वू सोचने लगता है, अगर मैं इसको ये बता दूं कि जब मैं इससे ज्यादा यंग था, उस टाइम पर ही मेरे पास में इतने सारे पैसे थे कि मैं इस पूरी लॉ फर्म को खरीद सकता था, तो ये विश्वास नहीं करेगा। ये सोचते हुए जिन्वू हंसते हुए वहां से चला जाता है। जिन्वू अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर हेन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उसको टीचर ने काफी कुछ बताया होता है। जैसे ही जिन्वू घर में घुसता है, वो सारा बॉम्ब, वो सारा गुस्सा जो कि हेन के अंदर होता है, वो जिन्वू पे उतरता है। हेन जिन्वू को वो सारी पेंटिंग्स दिखाने लगती है। जिन्वू कहता है, इन पेंटिंग्स में इतना खास क्या है। सोहो ने ये पेंटिंग बनाई है, पेंटिंग काफी अच्छी है, हमारा बेटा काफी टैलेंटेड है। हेन कहता है, तुम्हें लगता है ये मजाक है। एक पेंटिंग के अंदर उसने एक बहुत बड़ा ब्लैक एरिया बनाया था। जब उसे पूछा गया तब उसने बताया ये पूरे के पूरे उसके डैड है। उसके डैड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। ये सुनकर जिन्वू हंसने लगता है और फिर कहता है, अब मुझे सच में लग रहा है कि सब कुछ एक मजाक है। वैसे ये सब कुछ सच जैसा ही है, लेकिन फिर भी उसने जिस तरह से ये सब कुछ बनाया, ये तो काफी फनी सा लग रहा है। हेन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, बाकी के जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब सोहो से डरने लगे हैं। बाकी के बच्चे सोहो के पास में आने से डरने लगे हैं, उनमें से कोई भी सोहो से बात नहीं करता। ये सुनकर जिन्वू सोचने लगता है, ऐसा तो होना ही था, मुझे इसकी काफी ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ चीजें सेंस करने की पावर बड़ों से ज्यादा होती है।
सोहो के पास में मोनार्च की पावर है। बाकी बच्चे इस पावर को सेंस कर लेते हैं, इसी वजह से वो सोहो से डरते हैं। सोहो के पास में अभी काफी ज्यादा पावर है जो कि अभी वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसे इस सब का सामना तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट तब तक जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाता कि उस पावर को कंट्रोल कर पाए। ये सोचते हुए जिन्वो उठकर वहां जाने लगता है। हे जिन्वो रुकती है, उसे पूछने लगती है तुम क्या करने वाले हो। जिन्वो कहता है मैंने सोचा है जब तक सोहो इतना बड़ा नहीं हो जाता, वो अपनी पावर को कंट्रोल करने लायक नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम उसकी पूरी मेमोरी को उसके अंदर ही सील कर देंगे। इसके बाद में वो पूरी तरह से भूल जाएगा कि शैडो मोनार्च की पावर उसके अंदर है और वो किसी शैडो मॉन्स्टर को जानता है। यही कहते हुए जिन्वो सोहो के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर एंट मॉन्स्टर जिन्वो से कहने लगता है मास्टर। जिन्वो उस एंट मॉन्स्टर की तरफ उस पेंटिंग को पकड़ा देता है और उसे कहता है सोहो ने ये पेंटिंग तुम्हारे लिए बनाई थी, इस पेंटिंग के अंदर तुम हो। उस पेंटिंग को देखकर वो एंट मॉन्स्टर काफी तेजी से रोने लगता है और फिर जिन्वो से कहता है मास्टर मेरे को एक आखिरी बार हमारे लिटिल लॉर्ड से मिलने का मौका दीजिए, मैं एक आखिरी बार उन्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ। जिन्वो इसके लिए मान जाता है। वो एंट मॉन्स्टर उस रूम के अंदर घुस जाता है और फिर सो के पास आकर उसे कहने लगता है लिटिल लॉर्ड अब काफी लंबे टाइम तक हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मुझे उम्मीद है अब जब हम अगली बार मिलेंगे तब तक आप काफी बड़े हो चुके होंगे और हमें इस बात का भी पूरा यकीन है आपकी आगे की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होगी, आप पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे। इसी तरह से एंट मॉन्स्टर की बात पूरी होने के बाद में जिन्वो सोहो के सर पे अपना हाथ रखता है, अपनी स्किल को यूज करता है और फिर सोहो की सारी याददाश्त भुला देता है। जिन्वो के इतना कर देने के बाद में सोहो अब पूरी तरह से एक नॉर्मल बच्चा बन चुका है। उसके अंदर सारी पावर्स है लेकिन सील हो चुकी है। अब सोहो की लाइफ भी बाकी के सारे ह्यूमंस की जैसी ही होगी। इसी इंसिडेंट के बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें कई साल बाद सीन दिखाते हैं। सोहो अब बड़ा हो चुका है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। सोलो लेवलिंग सीरीज का अगला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। उस एपिसोड के अंदर काफी कुछ होने वाला है। जहां तक मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ अगले एपिसोड के एंड तक सोहो को अपनी पावर्स को पता चल जाएगा। वैसे अभी तक तो नए चैप्टर नहीं आए हैं, देखते हैं आगे के चैप्टर्स में क्या होता है। अगला चैप्टर 12 तारीख को रिलीज होगा। अगर ये एपिसोड मैं 12 तारीख के बाद में अपलोड कर रहा हूँ तो इसके आगे ही मैं उस चैप्टर को ऐड कर दूंगा। अगर 12 तारीख से पहले अपलोड कर रहा हूँ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है सोलो लेवलिंग सीरीज का पार्ट 4। इससे पिछले एपिसोड जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था संजिन वू का एक बेटा है जिसका नाम है संगो, जो कि इतना बड़ा हो चुका है कि वो भी स्कूल जा सकता है। स्कूल के अंदर जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो सबके सब संगो से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जब इस सभी खबर संजिन वू के पास में पहुँचती है तब संजिन वू संगो की पूरी आदर्श को भुला देता है। यानी कि इसका मतलब अब संगो भी एक नॉर्मल से इंसान है जिसे अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही शैडो मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ पता है। इस इंसिडेंट के बाद में कुछ साल बीत जाते हैं। संगो अब बड़ा हो चुका है। कॉलेज के अंदर उसका पहला दिन है। संगो की क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें से एक ये भी है, इसका नाम है लियोन, जो कि थोड़ा सा गुंडे टाइप का है। लियोन के साथ में उसके कुछ बंदे भी होते हैं। इस टाइम पर लियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो संगो की तरफ देख रहा है। संगो के आसपास में काफ़ी सारी लड़कियाँ खड़ी है। इसी सब से लियोन काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। इसी टाइम पर संगो बिना कुछ कहे बस लियोन की तरफ देखने लगता है। इससे लियोन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और फिर कहने लगता है इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी तरफ देखने की, अब मैं इसको बहुत बुरी तरह पीटूंगा। इस टाइम पर लियोन के साथ में उसका एक साथी होता है, वो उसे रोकता है और उसे कहता है नहीं, इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये लड़का बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये और मैं सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं। इस लड़के का नाम संगो है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इससे फाइट ना करो। ये सुनकर लियोन मनी में डर जाता है, लेकिन वो बिल्कुल अपना डर दिखाता नहीं है और अपने साथी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, क्या तुम मेरे हाथ से पिटना चाहते हो। इसी तरह से अपने साथी के साथ में थोड़ा गुस्सा करने के बाद में लियोन उससे शांत हो जाता है। यहाँ से अगले सीन में हम लियोन को और उसके सभी साथियों को स्कूल के बाहर एक लड़के को पीटते हुए देखते हैं। ये वही लड़का है जिसने लियोन को संगो से फाइट करने से रोका था। लियोन इस लड़के को पीटते हुए कहता है अब बोलो तुम किसको ताकतवर कह रहे थे, देखिए मेरी पावर, मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटा है। तुम भी उसी लड़के संगो के स्कूल से बिलोंग करते हो, अगर मैं तुम्हें पीट सकता हूँ तो मैं उसे भी पीट सकता हूँ। नीचे पड़ा हुआ बंदा बोलता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लड़का बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसकी और मेरी पावर बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। मैंने तुम्हें रोका था क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा था, अगर तुम उससे लड़ाई करते
तो मेरी जैसी हालत तुम्हारी होती और मुझसे भी बुरी हो सकती थी। ये सुनकर लियोन गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो उस लड़की को और भी ज्यादा मारने लगता है और उसे कहता है अगर सच में वो लड़का इतना ताकतवर होता तो उसके बारे में मुझे कुछ तो पता होता। सभी जगह पर उस लड़की के खतरनाक होने के रूमर फैले हुए होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। उन सभी के बीच में ये बातें हुई रही होती है। तभी संगो वहाँ पहुंच जाता है और कहने लगता है तुमने सब कुछ बिल्कुल सही टाइम पे किया है। इन लोगों ने तुम्हें जितना बीटा है इतना काफ़ी है ये प्रूफ करने के लिए कि अब इनके साथ में जो होने वाला है वो सेल्फ डिफेंस में होगा। संगो की बातें लियोन को बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो कहने लगता है सेल्फ डिफेंस, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? संगो कहता है समझ जाओगे। ये कहते संगो लियोन के दोनों साथियों के पास में आता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से पीट देता है। वो उन दोनों के ऊपर एक एक अटैक करता है। जो अटैक पड़ते ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। उन दोनों के बाद में अगली बार आती है लियोन की। लियोन थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है और आगे बढ़कर संगो के मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुक्का पड़ नहीं पाता। संगो अपने एक पांव से उस मिट्टी को ब्लॉक करता है और फिर अपनी नी से लियोन के ऊपर एक जोर से अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद में संगो जमीन पड़े हुए उस लड़के से कहता है लगता है स्कूल की तरह ही कॉलेज के अंदर भी मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। ये कहते हुए संगो उस लड़की को उठाता है। वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं। संगो चलते हुए उस लड़की से पूछता है तुम इसके पास में गए क्यों थे? तुम सीधे मेरे पास में आते, हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो लड़का बोलता है जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे पता पड़ा वो लड़का लियोन बहुत ज़्यादा फेमस था। वो एक बहुत अच्छा फाइटर है, उसे जोडो आता है। मैंने सोचा था अगर मैं ऐसे ग्रुप में चला जाऊंगा तो वो भी मुझे सिखा देगा। संगो कहता है क्या बकवास है ये, तुम्हें ये सब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, जोडो बहुत बोरिंग है, इससे अच्छा तुम कुछ और सीख लेना। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम संगो को उसी क्लास से देखते हैं। इस टाइम पर उस क्लास के अंदर कोई भी नहीं है। संगो अकेला है जो उस क्लास के अंदर है। संगो क्लास से बाहर निकलने लगता है। वो क्लास के डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर खुलते नहीं है। डोर अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे। इस टाइम पर संगो को लगता है डोर किसी ने लॉक कर दिया है। वो खिड़की से बाहर जाकर किसी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखकर बहुत चौंक जाता है। बाहर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब की सब अपनी जगह पर रुक गए हैं। उनमें से कोई मूव नहीं कर रहा। इसके बाद में वो थोड़ा और इधर देखता है। उसे दिखाई देता है एक बॉल हवा में उछली है और हवा में रुक गई है, जिसे देखकर संगो को समझ में आता है टाइम रुक गया है। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। इसी टाइम पर उसी क्लास के अंदर एक पोर्टल ओपन होने लगता है। संगो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में अपनी मॉम की एक बात आती है। उसकी मॉम ने संगो से कहा था कि संगो के डैड यानी संजिन वू काफ़ी ज़्यादा अलग है। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सारी अजीब अजीब चीज़ें की है जिनका इफेक्ट संगो के ऊपर भी होगा। संगो जब उस पोर्टल को देखता है वो सोचने लगता है शायद ये उसी इफेक्ट में से एक है, मुझे एक बार जानने की कोशिश करनी चाहिए ये है क्या। ये कहते हुए संगो बिना कुछ सोचे उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है फिजिक्स साइड से पोर्टल्स बंद हो जाते हैं। ये देखकर संगो और भी ज़्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है ये सब क्या हुआ, मैं तो इस जगह फंस गया। बाहर जाने का रास्ता अब बंद हो चुका है। अब मेरे पास में एक ही रास्ता है, मुझे इस जगह पे घूमना होगा और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ये सोचते हुए संगो एक मशाल उठा लेता है और फिर उस कैसल के अंदर इधर से उधर घूमने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर संगो को एक जगह पर काफ़ी सारे वेपन्स रखे हुए दिखाई देते हैं। जैसे संगो उन वेपन्स को देखता है, संगो को एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जिसके अंदर उन वेपन्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, जिन्हें देखकर संगो और भी ज़्यादा चौंक जाता है। ये सारे के सारे संजिन वू के वेपन्स हैं और इन सभी को जिनवू ने अलग अलग फाइट्स के अंदर कलेक्ट किया था। इस सब के बारे में संगो को नहीं पता। संगो जब इन वेपन्स को देखता है वो सोचने लगता है ये एक गेम का पार्ट है। आसपास में ये काफ़ी सारी सिस्टम विंडो शो हो रही है। इसका मतलब ये है ये चाहते हैं मैं किसी एक वेपन को सिलेक्ट करूं, जिसे सिलेक्ट करने के बाद में जरूर से कुछ होगा। यहाँ पर काफ़ी सारी स्वॉर्ड्स है, ये सारी मुझे थोड़ी कमज़ोर सी लग रही है। और भला आज के मॉडर्न टाइम में इस तरह की स्वॉर्ड्स को कौन ही यूज़ करता है। ये कहते हुए संगो सभी वेपन को ध्यान से देखने लगता है। उसे थोड़ा आगे जाने पर एक गॉन्टलेट दिखाई देता है। संगो बिना कुछ सोचे उस गॉन्टलेट को अपने लिए सेलेक्ट कर लेता है और उसे पहन लेता है। उस गॉन्टलेट को पहनने के बाद में संगो को एक और स्टेटस विंडो शो होती है जो कि संगो की खुद की है। इस स्टेटस विंडो के ऊपर हमें फाइनली संगो का पूरा नाम दिखाई देता है जो कि है संग सोहो, और साथ में इसके पास में एक टाइटल भी है यंग मोनार्च का। इसके बाद में सनो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर सनो को दोनों साइड में काफ़ी सारे आर्मर दिखाई देते हैं जिन पर सनो कुछ खास ध्यान नहीं देता, वो बस आगे बढ़ता जाता है। तभी एकदम से जैसे सनो पहले आर्मर को क्रॉस करता है वो आर्मर मूव करने लगता है। वो आर्मर अपने स्वॉर्ड से जोरो सनो के ऊपर अटैक कर देता है। एकदम एंड टाइम पर जब वो स्वॉर्ड सनो के टच होने वाली होती है, सनो को इस अटैक का एहसास हो जाता है। वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और अपनी गॉन्टलेट की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करता है। इस टाइम पर सनो को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका गॉन्टलेट उसे बचा पाएगा, लेकिन ऐसा हो जाता है।
जैसे ही उस आर्मर की स्वॉर्ड सनहो की गॉन्टलेट से टकराती है, स्वॉर्ड टूट जाती है। ये देखकर सनहो को उस गॉन्टलेट की पावर का एहसास होने लगता है। वो आगे बढ़कर उस आर्मर के ऊपर जोर से अटैक करता है और एक ही पंच में उस आर्मर को पूरी तरह से ढेर कर देता है। उस आर्मर के टूटते ही वहां पर एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सन्नो का लेवल अप हो गया है। तभी सन्नो को एकदम ध्यान आता है कि यहाँ पर ये इकलौता आर्मर नहीं था, चारों तरफ काफी सारे आर्मर्स है। ये कहते हुए सन्नो ऊपर से देखता है, सारे आर्मर अपनी जगह से मूव करना शुरू हो गए हैं। आर्मर्स ने सन्नो को घेर लिया है। ये देखो सन्नो कहता है जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है, ये सब के सब अब मुझ पर अटैक करने वाले हैं। इस टाइम पर भी वो काफी ज्यादा डरा होता है। वो पूरा भरोसा अपने गॉन्टलेट के ऊपर करता है और काफी तेजी से उन आर्मर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उस गॉन्टलेट की पावर काफी ज्यादा होती है, केवल एक अटैक के अंदर काफी सारे आर्मर उस जगह पर टूट के बिखर जाते हैं। इसी तरह से आधे से ज्यादा आर्मरों को ढेर कर देने के बाद में सन्नो का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वो सोचने लगता है जैसे जैसे मैं आर्मर्स को मारता जा रहा हूँ मेरी पावर भी बढ़ती जा रही है, मेरा लेवल अप होता जा रहा है, मुझे ये और तेजी से करना चाहिए। इसके बाद में सन्नो उस गॉन्टलेट के साथ साथ में अपनी फाइटिंग स्किल्स को भी यूज करने लगता है और केवल कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर जितने भी आर्मर होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। और उसके बाद में अपना लेवल अप चेक करता है। सन्नो का लेवल 19 हो चुका है। इसके बाद में सन्नो अपने गॉन्टलेट को देखने लगता है और फिर सोचता है ये सब हुआ कैसे, मेरा लेवल स्टार्टिंग में केवल 1 था और आसपास में जितने भी आर्मर्स है इन सभी का लेवल मुझसे बहुत ज़्यादा था। मैं स्टार्टिंग में इन सभी को कैसे मार पाया? शायद से ये सब कुछ इस गॉन्टलेट की मदद से है। ये गॉन्टलेट मुझे बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है और अब तो मेरी पावर इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे मैं इस आर्मर को मारता जा रहा हूँ मेरा काफ़ी ज़्यादा लेवल अप होता जा रहा है। मैं अब लेवल 19 में पहुँच चुका हूँ। मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है। ये जगह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मुझे अच्छी तरह से इस जगह को एक्सप्लोर करना होगा। ये की तरफ सन्नो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे गेट दिखाई देता है। इस टाइम पर सन्नो का डर पूरी तरह से उसके एक्साइटमेंट में बदल चुका था। सन्नो बिना कुछ सोचे उस गेट को खोल देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने पर काफ़ी ज़्यादा देखा सीन दिखाई देता है। सामने की तरफ एक तख्त है जिसके ऊपर आइग्रिस बैठा हुआ है। सन्नो आइग्रिस को देख कहता है तुम कौन हो, क्या तुम इस गेम के मेन बॉस हो? आइग्रिस कुछ भी नहीं कहता, वो बस अपने तख्त से खड़ा होता है और सन्नो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सन्नो भी सेम वैसे करता है। वो अपने गॉन्टलेट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। वो आगे बढ़कर आइग्रिस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि सन्नो कुछ कर पाता आइग्रिस का अटैक सन्नो के पड़ जाता है और केवल एक ही अटैक में सन्नो की उस फाइट के अंदर हार हो जाती है। वो अटैक पड़ते ही सन्नो की आंखें बंद जाती है और फिर जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है वो खुद को वापस से उस महल के अंदर उसी जगह पे देखता है जहाँ पर वो पोर्टल से आया था। ये देखकर सन्नो काफी ज्यादा चौंका होता है। वो खड़ा होता है और फिर सोचने लगता है ये सब कैसे हुआ, मैं जिंदा कैसे हूँ और मैं वापस से इस जगह पे कैसे पहुंच गया? ये तो वही स्टार्टिंग पैलेस है। फिर सन्नो आगे बढ़ने लगता है। उसे सामने की तरफ मशालें दिखाई देती है जिसे देखकर सन्नो नोटिस करता है कि पहले 3 मशालें चालू थी, अब केवल 2 मशालें ही हैं जो कि चालू है। एक मशाल बुझ चुकी है। इसके बाद में सन्नो आगे बढ़ने लगता है। वो अपने लिए वापस से एक वेपन सेलेक्ट करता है जो कि एक अलग तरह का गॉन्टलेट है। इसके बाद में सन्नो आइग्रिस के उस रूम के अंदर पहुंचता है। वापस से उसकी फाइट होती है और वापस से हार जाता है। अब केवल एक ही मशाल है जो कि चालू है, बाकी सारी बुझ गई। अब ये देखकर सन्नो को समझ आ जाता है कि ये उसकी लाइफ है। उसे इस पैलेस के अंदर केवल 3 मौके मिले थे जिसमें से 2 वो गंवा चुका है। अब ये उसका आखिरी मौका है। यही सोचते हुए सन्नो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। फिर वो खड़ा होता है और कहता है ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। वो नाइट जिससे मैं आखिरी बार फाइट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसे हराने के लिए मुझे कुछ खास करना होगा। इसी के साथ ही सन्नो उस वेपन वाले एरिया में पहुंचता है और फिर सोचने लगता है मैं हर बार केवल एक ही वेपन को लेके जा रहा हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। जहाँ पर इतने सारे वेपन्स है मैं इन सभी का यूज़ कर सकता हूँ अब, क्योंकि ये मेरा आखिरी मौका है, मुझे इसके अंदर सब कुछ लगा देना होगा। ये सोचकर सन्नो उसके पास में जितने वेपन वहाँ पर दिखाई देते हैं उन सभी को उठा लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे पहुँचने पर वो उस जगह पहुँचता है जहाँ पर वो सारे आर्मर थे। इस बार सन्नो के वहाँ पहुँचने से पहले ही वो सारे आर्मर जिंदा हो चुके हैं और वो सभी सन्नो के वहाँ पर आने के जागने लगते हैं। सन्नो उन्हें देखता है और फिर कहने लगता है तुम सब अभी तक थके नहीं, मैं तुम्हें 2 बार मार चुका हूँ और तुम सबके सब वापस जिंदा हो चुके हो मेरे हाथों से दोबारा मरने के लिए। ये कहने के बाद में सन्नो सोचने लगता है जैसे कि मैं बार बार रिवाइव हो रहा हूँ वैसे ही ये सब भी बार बार रिवाइव हो रहे हैं, लेकिन इन सभी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तरह इनके पास में कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बार बार इन्फिनिटली रिवाइव हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं हो सकता। ये कहते हुए सन्नो उन सारे आर्मर्स के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। इस बार वो अपने सारे वेपन्स का यूज करता है और कुछ ही सेकंड्स में हर बार की तरह उन सभी आर्मर्स को हरा देता है। उन आर्मर्स को हराने से सन्नो का लेवल अप होता है।
सन्नो को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक प्लेयर को जितने लेवल की रिक्वायरमेंट होती है वो लेवल तुम अचीव कर चुके हो। अब तुम्हारे पास में एक क्विस्ट का ऑप्शन है। अब टाइम आ गया है लेवल को आगे लेके जाने का। इसी विंडो के साथ में वहाँ पर 2 पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं जो कि पिछली बार जो शो हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। पिछली बार जो पोर्टल शो हुआ था वो वाइट रंग में था, लेकिन ये वाले पोर्टल्स थोड़े खतरनाक होते हैं। इनके अंदर से डार्क टाइप की एनर्जी निकल रही होती है। सनो वो थोड़ी देर तक खड़ा खड़ा उस पोर्टल्स को देखता रहता है। उसे एक टाइमर शो होता है जो कि लगातार कम होता जा रहा है। टाइमर एकदम खत्म होने पर उसे एक विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा है गुड लक। इसी के साथ ही उन पोर्टल्स के अंदर से काफ़ी सारे ताकतवर आर्मर बाहर निकलने लगते हैं। उन सारे आर्मर से देखकर सनो बहुत ही क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और फिर सोचता है ये सारे आर्मर मुझसे फाइट करने के लिए आ रहे हैं, मैं इन सभी को हरा दूंगा, उसके बाद में मेरा लेवल अप होगा। एक तरह से ये एक मौके की तरह है जिसकी मदद से मैं खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। और उसके इतना कहने के साथ ही इस सीरीज़ का ये एपिसोड खत्म होता है। इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके देख लेना। और बाकी इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो पे एक बहुत शानदार सा कमेंट कर दो, जिसे देखने के बाद में मैं पूरी कोशिश करूँगा अगले एपिसोड को जल्दी से जल्दी लाने की। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहां पर एक डिटेक्टिव पिछले एपिसोड के एंड में देखा जिन्वू का बेटा सोहो एक डंजन के अंदर है जहां पर उसके पास में 3 मौके हैं इस डंजन के मेन बॉस यानी कि आइग्रिस को हराने के। इन 3 मौकों में से 2 मौके वो यूज कर चुका है, यानी वो 2 बार आइग्रिस के हाथों बहुत बुरी तरह से मार दे चुका है। इसलिए सोहो अपने इस आखिरी मौके में अपना सब कुछ लगा देता है। वो सारे वेपन्स जो भी उसे मिलते हैं उन सभी को उठा लेता है और ये डंजन किस तरह से वर्क कर रही है इस बारे में समझने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है वो जितने ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ती जाएगी। यानी कि इसका मतलब उसे आखिरी बार आइग्रिस के सामने जाने से पहले जितने हो सके उतने मॉन्स्टर्स को मारना होगा और अपने लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसी उम्मीद में सोहो उसको जितनी भी एंटिटी उस डंजन के अंदर दिखाई देती है उन सभी को मार देता है। सबको मारने के बाद में सोहो को पहली बार सिस्टम विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा है आपके लिए एक क्वेस्ट एक्टिवेट किया जा रहा है, क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। सोहो बिना सोचे एक्टिवेट पर क्लिक कर देता है। उसके साथ करने के साथ ही उसके आसपास में 2 पोर्टल ओपन होते हैं जिनके अंदर से और भी मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। सोहो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है और मॉन्स्टर्स आ गए, अब मैं इनसे भी फाइट कर सकता हूँ और इनकी मदद से भी अपना लेवल अप कर सकता हूँ। तभी वो सभी एंटिटीज सोहो को मारने के लिए अपनी अपनी स्किल्स यूज़ करना शुरू करते हैं। उनमें से कुछों के पास तो मैजिक कास्टिंग की पावर होती है जिसका यूज करके वो एक बहुत बड़ा जाइंट बनाते हैं और उसे सोहो पे अटैक करने के लिए भेजते हैं। सोहो से देखकर बिल्कुल नहीं डरता और अपनी शील्ड को साइड फेंक देता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। ये कहने के बाद में सोहो उस जाइंट की तरफ जोर से कूदता है और सीधे अपनी तलवार से ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है। सोहो की स्पीड इस टाइम पे काफ़ी तेज होती है, जाइंट मूव भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही उसके कवर से टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद में सोहो अपनी तलवार को ही फेंकने लगता है और कहता है मुझे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। वो तलवार सीधे जाकर काफ़ी सारे स्टेचूज को पड़ती है और उनको चीरते हुए सीधे एक दीवार में घुस जाती है। इसके बाद में सोहो अपने बो और एरो निकाल लेता है। 3-4 एरो सभी स्टेचूज के ऊपर काफ़ी तेजी से फायर करता है, स्टेचूज मर जाते हैं। इसके बाद में सोहो उन बो और एरो को भी फेंक देता है और फिर उसके बाद में 2 खंजरों को निकालता है और उन दोनों से एक स्लैश एक मॉन्स्टर के ऊपर मारकर उन दोनों को 2 मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देता है। इसी तरह से सब कुछ फेंकने के बाद में सोहो अपने आखिरी वेपन्स को निकालता है जो कि 2 ग्लव्स होते हैं और हंसते हुए कहने लगता है मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है जब तक मेरे पास में ग्लव्स है। इसके बाद में कुछ ही सेकंड में उस जगह के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। सोहो को एक स्क्रीन शो होती है तुम्हारा लेवल अप हो चुका है। इस तरह से लेवल अप के मैसेजेस सोहो को कई बार शो होते हैं, जिससे सोहो पहले मार्शल आर्टिस्ट और फिर उसके बाद में सोल स्ट्राइकर बन जाता है। सोल स्ट्राइकर लेवल अप पहुंचने के बाद में सोहो को रिवॉर्ड मिलना शुरू होते हैं। इतनी सारी एंटिटीज को मारने के कारण सोहो को 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, एक ए रैंक का नेकलेस, एक ए रैंक की अंगूठी और एक एस रैंक का गॉन्टलेट। और साथ में इतना कॉन्फिडेंस कि सोहो को लगने लगता है वो अब आइग्रिस से फाइट कर सकता है और शायद उसे जीत भी सकता है। इसके बाद में हम आइग्रिस को देखते हैं जो कि अपने तख्त पे बैठा हुआ है और सोहो के आने का इंतजार कर रहा है। तभी सोहो की उस जगह पे एंट्री होती है। सोहो अंदर आते ही आइग्रिस से कहता है मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतजार तो नहीं कराया, इस बार मेरी बारी है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। आइग्रिस सोहो को देखता है और उसे पता चलता है सोहो का लेवल 70 पे पहुंच चुका है। फिर आइग्रिस जल्दी से खड़ा होता है और अपनी तलवार से सोहो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सोहो जब आइग्रिस को अपनी तरफ आता देखता है उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
उसके चेहरे पर एक डर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी सोहो किसी तरह से खुद को संभालता है और उछल के आइग्रिस के इस पहले अटैक को डॉच करता है और फिर घूमकर उछलते हुए आइग्रिस के ऊपर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन आइग्रिस पे अटैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आइग्रिस बड़ी आसानी से सोहो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस जगह पर बहुत ज्यादा धुआं छा जाता है, लेकिन फाइट नहीं रुकती। दोनों जल्दी से धुएं के एरिया से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के ऊपर वापस से अटैक करना शुरू कर देते हैं। सोहो इस बार इस फाइट के अंदर काफी अच्छी तरह टिक पाता है और फाइट करते हुए सोचने लगता है इतना काफी नहीं है, मुझे अपनी स्पीड और पावर और भी ज्यादा बढ़ानी होगी, तभी मैं इसको हरा सकता हूँ। तभी आइग्रिस सोहो के ऊपर अपनी एक स्लैश वेव मारता है, जिसे सोहो अपने गॉन्टलेट से रोकने की कोशिश करता है। स्लैश वेव तो किसी तरह से ब्लॉक हो जाती है, लेकिन उस वेव का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिससे सोहो जोर से हवा में उछल जाता है और एक पिलर की जगह टकरा जाता है। इस टाइम पर भी सोहो अपनी टैक्टिक्स यूज करता है और उस पिलर को ही कस से पकड़ लेता है और वहीं पर लटक जाता है। फिर आइग्रिस खुद सोहो की तरफ भागता है और उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करना शुरू करता है। सोहो और आइग्रिस दोनों एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एक दूसरे के अटैक को लगातार ब्लॉक करते जाते हैं। फाइट के टाइम पर आइग्रिस सोचता है तो यह है यंग मोनार्च की पावर, लेकिन अभी भी इस पावर से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। ये अभी तक अपने 100% पे नहीं पहुँच पाए। वहीं सोचने लगता है इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। बाकी के सोल्जर्स जिनसे मैं अभी तक लड़ रहा था वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। भले ही वो मेरे सामने इन्फाइनाइट बार आ रहे थे, लेकिन वो इन्फाइनाइट बार आकर भी इस एक के बराबर नहीं कर सकते। ये ब्लैक सोल्जर तो एकदम ही अलग लेवल पर है, जिसे मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो मैं तो इस जे को भी इमेजिन नहीं कर सकता। इस जे को देखकर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता ये क्या है। क्या ये कोई गेम है? अगर ये एक गेम है तो मुझे समझ में नहीं आता इस गेम के रूल्स क्या हैं, क्योंकि इस गेम की स्टार्टिंग में मेरा लेवल केवल 1 था। उसके बावजूद भी मैं अपने इस ताकतवर लेवल के काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा पा रहा था। उन सभी को मारने के बाद तो मेरा कई बार लेवल अप हुआ है। उन सभी को मार के मैंने अपना लेवल 70 तक पहुँचा दिया था। और यहाँ पर इस ब्लैक सोल्जर से भी मैं काफ़ी देर से फाइट कर रहा हूँ, जिससे भी मेरा काफ़ी लेवल अप हुआ है। मेरी पावर, स्पीड, एनर्जी, अटैक, इन सब के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट आया है। जहाँ तक मुझे लगता है मेरा लेवल लगभग 110 के आसपास होगा। यही सोचते हुए सोहो को पता नहीं कैसे एक मौका मिल जाता है आइग्रिस के ऊपर अटैक करने का, जिसे सोहो बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करता है। वो उसके पेट पर एक जोर से मुक्का मारता है। मुक्का पड़ते ही आइग्रिस जमीन पर गिर जाता है। जमीन के ऊपर क्रैक पड़ जाते हैं, लेकिन आइग्रिस हार नहीं मानता। वो जल्दी से उठता है और वापस से सोहो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आइग्रिस के ठीक तरह समझने से पहले ही सोहो वापस से आइग्रिस के ऊपर एक और मुक्का मार देता है। और इस वाले मुक्के में पहले वाले मुक्के से भी ज़्यादा जान होती है। मुक्का पड़ते ही आइग्रिस वापस से जमीन पर गिरता है, लेकिन इस बार जमीन पर दरार नहीं पड़ती, जमीन ही टूट जाती है। सोहो मुक्का मारते हुए आइग्रिस को उस डंजर के नीचे वाले फ्लोर पर लेके आ जाता है और उस वाले फ्लोर पे भी बहुत तेज रफ्तार से आइग्रिस को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन ये भी आइग्रिस को हराने के लिए काफ़ी नहीं है। आइग्रिस वापस से खड़ा हो जाता है और सोहो को देख कहता है इनके अंदर तो काफ़ी पावर है। इस फाइट को करके मुझे इतना पता चल चुका है इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा शानदार है। टैक्टिक्स और टैलेंट तो इन्हें बचपन से ही मिले हैं और साथ ही साथ इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिवाइन एग्जिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, इन्हें पता ही नहीं है इनके पास में इतनी ज़्यादा पावर है। अगर ये अपनी पावर को सही तरह से यूज़ करें और अपनी पूरी पावर को यूज़ करें तो खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन इन्हें अभी तक अपनी पावर्स का ठीक तरह से एहसास नहीं हुआ है। तभी सोहो वापस से आइग्रिस के ऊपर अटैक कर देता है। वो आइग्रिस की तरफ जोर से कूदता है और उसके ऊपर मुक्का आने लगता है। तभी आइग्रिस चिल्लाए कहता है यंग मोनार्च आप जीते, मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन सोहो को ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती। वो अपने फुल मोमेंटम में होता है, वो खुद को रोक नहीं पाता और आइग्रिस को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता जाता है। आइग्रिस खुद ही सही टाइम पर वहाँ से गायब हो जाता है और सोहो का मुक्का आइग्रिस की बॉडी से आर पार निकल जाता है। इसके बाद में सोहो काफी ज़्यादा खुश जाता है। वो जोरों से चिल्लाने लगता है आखिरकार मैं जीत गया, इस फाइट के अंदर मेरी जीत हुई, मैंने उसे हरा दिया है। इसके बाद में सोहो को बहुत सारे लेवलों के मैसेज शो होते हैं, जिनके ऊपर सोहो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसके बाद में सोहो देखता है थोड़ी दूरी पर एक पोर्टल ओपन हुआ है, जिसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। सोहो खुद उस पोर्टल के पास में जाता है और पोर्टल के अंदर घुस जाता है। इस पोर्टल से सोहो किसी अजीब जगह पहुंच जाता है, जहाँ पे सामने की तरफ एक बिल्डिंग होती है जो कि आग में जल रही है। सोहो को समझ में नहीं आता ये सब कुछ क्या है। तभी सोहो पीछे मुड़ देखता है। पीछे सोहो को 3 मुंह वाला एक बड़ा सा कुत्ता दिखाई देता है, जिसका नाम है सेरबस। ये दोनों के दोनों एक दूसरे घूरते रहते हैं और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।